योर बॉडी रिप्लेस 330 बिलियन सेल पर डे एंड इट मीन्स कि 3.8 मिलियन सेल हर दिन आपके बन रहे हैं, हर सेकंड आपके बन रहे हैं। आप जो सुबह सुबह बिस्तर झाड़ते हैं तो उसमें डस्ट के साथ साथ आपके डेड सेल्स भी होते हैं। एक दिन चेहरा नहीं धो तो स्किन कैसे डल सी लगने लगती है ना, तो वो पॉल्यूशन की वजह से तो होता ही है, और साथ में डेड सेल्स भी होती। वन शॉट सीरीज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं सेल साइकिल, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पढ़ेंगे इसको हम एक प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करने वाले हैं, एक एक लाइन से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। जितना प्यारा है उतने ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपके जो सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड एनाफेज में कितने होते हैं तो मेटाफेज में कितने होते हैं। फिर अगर हैप्लॉइड सेल में 5 पिकोग्राम आपके डीएनए कंटेंट है तो वो एस फेज के बाद कितना पिकोग्राम होगा डीएनए कंटेंट, तो 2C 4C फिर क्रोमैटिड, इन सब को लेकर के बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है कन्फ्यूज़न। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि भाई जब 46 क्रोमोसोम पेरेंट के पास था, मदर सेल के पास था, तो बच्चे के पास 46 कैसे गया? लड्डू डिवाइड हुआ तो लड्डू तो आधा आधा होना चाहिए ना, 23 होना चाहिए था, लेकिन ये उतना ही कैसे रह गया? तो बच्चे हम ये सब कुछ आज सीखने वाले हैं। आई नो कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा जा रहा है। हमेशा की तरह सबसे पहले देखते हैं कि सेल साइकिल का वेटेज कितना है नीट में। सेल साइकिल का वेटेज होता है 3 क्वेश्चन नीट में, ठीक है। 3 क्वेश्चन का मतलब है 12 मार्क्स। 12 मार्क्स, पहले 2 क्वेश्चन आते थे, अब 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो इसका वेटेज थोड़ा बढ़ गया है बच्चे। और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रोफेज, मियोसिस 1 के प्रोफेज से आते हैं, क्योंकि उसमें 5 सब स्टेजेस होते हैं और वहां बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एनसीईआरटी से। सेल साइकिल सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से आ जाता है बच्चे कि सेल साइकिल आपका किस तरह का प्रोसेस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेल साइकिल? तो सेल साइकिल आपका कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है बच्चे, कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। इसके अलावा ये आपका कंटिन्यूअस एक सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है बच्चे, कि G1 के बाद S फेज ही आएगा, S के बाद G2 ही आएगा, मतलब अपने मन से कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सीक्वेंशियल प्रोसेस है। एंड ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है बच्चे। तो इस लाइन में यही बात दी हुई है। देखिए, सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमको बड़ा होना है तो सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई सेल डिवीजन में 2 मेजर प्रोसेस, व्हाट आर 2 मेजर प्रोसेस इन सेल डिवीजन? यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। कौन सा प्रोसेस है बच्चे? एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और दूसरा क्या होगा? सेल का ग्रोथ होगा। दूसरा क्या होगा? सेल का ग्रोथ। ओके, एंड इन दोनों में सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेल ग्रोथ बच्चे ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सेल का ग्रोथ है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जो डीएनए सिंथेसिस होगी वो एक स्पेसिफिक स्टेज में होती है, जिसको हम एस फेज बोलते हैं, जिसको हम एस फेज बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपको लिख देगा कि सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं होता, सेल ग्रोथ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, और सेल ग्रोथ ओनली टेक्स प्लेस इन G1 फेज। बट वो गलत है। सेल ग्रोथ आपका थ्रू आउट द प्रोसेस क्या चल रहा है? सेल ग्रोथ हो ही रहा है। और डीएनए सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज, एस स्टेज में हो रहा है, ठीक है। फिर आपका क्या दिया हुआ? ऑल दिस प्रोसेस, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड वे में चलती है, जो मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेटेड वे में चलती है। एक बच्चे सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं, एंड ये क्या है? जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ठीक है। अब आपका डेफिनेशन, आप अगर 11th का एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें सेल साइकिल का डेफिनेशन पूछेगा, तो सेल साइकिल का डेफिनेशन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है कि भाई सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जहाँ पे जो जीनोम है वो डुप्लीकेट होते हैं, सिंथेसिस होता है बहुत सारे ऑर्गेनेलीज का, और फिर ये जो एक पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल में बदल जाता है, उसी को हम सेल साइकिल बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह का, माइटोसिस और मियोसिस होता है। माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों में फेज कौन कौन से होते हैं? पी मैट होता है। दोनों में कौन कौन से फेज होते हैं? पी मैट होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये इसी सीक्वेंस में रहते हैं, ठीक है। प्रोफेज आपकी तैयारी वाली फेज हो जाती है। मेटाफेज मिलन वाली स्टेज हो जाती है, जिसमें सारे
जो आपके क्रोमोसोम्स हैं मिलते हैं, एक जगह पार्टी करते हैं। एनाफेज अलग होने वाला, जुदाई वाला फेज है। टीलोफेज टेलीफोन में बातें करेंगे। तो इस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। पीमेट दोनों में है, लेकिन यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस 1 होता है। मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एंड मियोसिस में प्रोफेज काफी लंबा होता है, प्रोफेज काफी लंबा होता है। प्रोफेज में अगेन 5 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज में अगेन 5 स्टेजेस होती हैं। माइटोसिस आपका बच्चे इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। यहां से क्वेश्चन आता है कि इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशनल डिवीजन क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर मदर में जितने होंगे, 46 क्रोमोसोम मदर के पास हैं, तो दोनों डॉटर के पास भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मदर के पास अगर 46 क्रोमोसोम है, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके पास 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम की संख्या है वो रिड्यूस हो गई। दैट्स वाई इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, दैट्स वाई इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल एंड रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल साइकिल क्यों बोला है, प्रोकैरियोटिक क्यों नहीं बोला है? बिकॉज प्रोकैरियोट्स में सेल साइकिल नहीं होगा। प्रोकैरियोट्स don't have माइटोसिस। ठीक है, प्रोकैरियोट डोंट अंडरगो माइटोसिस, इनमें माइटोसिस नहीं होता। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए होंगे, उसमें कोई भी एक प्रोकैरियोट दे दिया, जैसे मान लीजिए ई कोलाई दे दिया, ठीक है, ई कोलाई दे दिया। प्रोकैरियोट्स में कौन आता है, सारे मोनेरा आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। ठीक, तो कोई भी बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, बैक्टीरिया का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इन सब में से किस में माइटोसिस नहीं होगा, माइटोसिस विल नॉट अकर इन। तो आपको मान लीजिए वहां एग्जाम्पल दिया ई कोलाई, तो ई कोलाई को आपको टिक करना है भाई। तो फिर ये डिवाइड कैसे होते हैं, हमने पढ़ा है ना, ये कैसे डिवाइड होते हैं, बाइनरी फिजन से, बाइनरी फिजन से ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, बाइनरी फिजन से डिवाइड होते हैं। लेकिन मैम इनमें भी तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें तो जेनेटिक मटेरियल एकदम जाता है, सेम जाता है, तभी तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। यस, बाइनरी फिजन से जस्ट प्रायर टू बाइनरी फिजन, जस्ट प्रायर टू बाइनरी फिजन से पहले ही बच्चे, जस्ट प्रायर टू बाइनरी फिजन, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस with the help of मीसोजोम। बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं वो अंदर में फोल्ड हो जाती हैं बच्चे। अगर ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अंदर में फोल्ड हो जाती हैं और वो क्या बनाती है, मीसोजोम। इसी मीसोजोम की हेल्प से क्या होता है, रेस्पिरेशन एंड रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डबल आर में ये हेल्प करती है, रेस्पिरेशन एंड रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। समझ गए? तो आपको लिखना है कि बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होता है। एक एक सिंगल लाइन से आपके इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। अब इसमें क्या बोल रहा है, ह्यूमन सेल इन कल्चर। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन आ गया कि अगर यूकैरियोटिक सेल को हम कल्चर मीडिया में रखें, ठीक है, कल्चर मीडिया में रखें तो कितना समय लगता है उसको डिवाइड होने में, 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में कितना समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं इन कल्चर मीडिया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। यहाँ से 24 आवर में वो अपना 95% टाइम बच्चे इंटरफेज में लगाती है, तैयारी में लगाती है। जैसे नीट का एग्जाम तो सिर्फ आपका एक दिन होगा, लेकिन आप उस एक दिन के लिए, वो भी कुछ घंटे के लिए, आप इतना ज़्यादा बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सालों भर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन फेज में सबसे ज़्यादा समय लगाती है, 23 घंटे उसी में देती है और 1 घंटे के अंदर इनका डिवीजन हो जाता है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये ड्यूरेशन बिल्कुल फिक्स नहीं है कि 24 घंटे ही सब में होगा, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करता है। जैसे ईस्ट में ड्यूरेशन कितना होता है बच्चे सेल डिवीजन का, 90 मिनट। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इंसानों में कितना हो रहा है, 24 आवर, और ईस्ट में कितना हो रहा है, 90 मिनट।
फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं बच्चे? जैसे मान लो हम माइटोसिस की बारे में पढ़ रहे हैं, माइटोसिस पढ़ें या मियोसिस पढ़ें, दो तरह का फेज होगा बच्चे, एक होगा इंटरफेज, एक होगा इंटरफेज और दूसरा होगा आपका एम फेज। एम फेज कुड बी माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। इंटरफेज अगेन डिवाइडेड इनटू G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 और इसको सीक्वेंस में लिखने को आता है, तो G1 को S से G2 इंटरफेज चल रहा है भाई। ये इस फेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। एक्चुअल में रेस्टिंग फेज तो नहीं है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा काम चल रहा है, सारी प्रिपरेशन इसी समय चल रही है, सारी जो चेक पॉइंट्स हो रहे हैं वो इसी समय हो रही है, तो ये रेस्टिंग फेज तो नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा चेंजेस आ नहीं रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं। सो G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 S से G2। G1 फेज जो बच्चे ग्रोथ 1 फेज है, ठीक है, ग्रोथ 1 फेज है, ये ग्रोथ 2 फेज है और ये आपका सिंथेसिस फेज है। ओके, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और एम फेज इज अगेन डिवाइडेड इनटू करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चे? करियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। करियो का मतलब क्या है? करियो का मतलब क्या है बच्चे? करियो बायोलॉजी में कहीं भी करियो लिखा है तो उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। तो भाई न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो उसको करियोकाइनेसिस बोलते हैं। सबसे पहले करियोकाइनेसिस होगा और फिर होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन या फिर आप सेल का डिवीजन डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं। लेकिन कुछ में ऐसे सिंक्टीटम बनते हैं जिनमें करियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ये भी आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि सिंक्टीटम बनता है जहां पे ओनली काइनेसिस होता है, जहां पे ओनली करियोकाइनेसिस अकर होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? सिंक्टीटम। आपने मसल सेल में पढ़ा होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ बच्चे, सिंक्टीटम बन गया, ठीक है। फिर आप जो नारियल पानी पीते हैं वो भी क्या है? करियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। साइटोकाइनेसिस जब होगा तो उसमें वो सेल साइड में जम जाएंगे और आपको फिर नारियल की गरी खाने को मिलेगी। और जब तक आप पानी पी रहे हैं वो क्या है? सिर्फ करियोकाइनेसिस है। तो जो आप पी रहे हैं वो क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियस पी रहे हैं, इसलिए वो क्या है? बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है बच्चे। इसको डिटेल में पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी बच्चे। पूरा माइटोसिस एंड मियोसिस समझने के लिए हमको एक बेसिक समझना पड़ेगा कि क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और इसके जो कंटेंट होते हैं ये कैसे होते हैं। तभी हमको समझ में आएगा कि कैसे ये डिवाइड होते हैं और कैसे 46 क्रोमोसोम से 46 ही रह जाता है, वो हाफ क्यों नहीं होता है सेल डिवाइड होने के बाद। तो ये है बच्चे हमारा सेल, ठीक है। ये सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस। सेल डिवाइड होने से पहले ये जो न्यूक्लियस है ना, बिल्कुल ऐसे ही पड़े होते हैं, हाफ पेंट में ऐसे ही पड़े हुए हैं घर में। जैसे कि आपका नूडल्स होता है, सूपी नूडल्स कैसा होता है? पूरा सूप और उसमें नूडल्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, किसी के ऊपर कोई भी नूडल पड़ा हुआ रहता है। तो वैसे ही ये क्रोमैटिन फाइबर्स पड़े हुए रहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। जब इनको होता है कि भाई अब सेल डिवाइड करेगा, तो ये जो क्रोमैटिन ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से और ज़्यादा कंडेंस होते हैं और ये क्या बनाते हैं? ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। उससे पहले ये क्रोमैटिन के फॉर्म में बने हुए रहते हैं, बिल्कुल इस तरह से पड़े हुए रहते हैं। ये अगर क्रोमैटिन को पूरा आप निकालो तो सबसे पहले आपको पूरा खोल दिया, एकदम लास्ट तक खोल दिया, खोलते गए तो आपको डीएनए मिलेगा, ठीक है। और ये डीएनए कंडेंस होकर के क्या बनाएंगे? क्रोमैटिन बनाएंगे। और फिर ये और ज्यादा कंडेंस होगा तो क्या बनाएगा? क्रोमैटिड बनाएगा, ठीक है। और ये क्रोमैटिड बच्चे, इसके अंदर जो आपका क्रोमोसोम है उसके अंदर ऐसे
रैप हो जाते हैं, ठीक है। ये क्रोमैटिड और ज़्यादा हाईली कंडेंस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनेमा। ये क्रोमैटिड और ज़्यादा कंडेंस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनेमा। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोनेमा प्रेजेंट है। जो क्रोमैटिड और ज़्यादा कंडेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोनेमा बोल रहे हैं, ठीक है। और ये क्रोमोनेमा के ऊपर एक स्ट्रक्चर लग जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। ये सारा स्ट्रक्चर कब बनता है बच्चे, मेटाफेज स्टेज में। उससे पहले ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये जो क्रोमोनेमा है ना, ये बीट्स लाइक ऐसे ऐसे स्ट्रिंग फिर बीट्स, मतलब हिस्टोन प्रोटीन, फिर स्ट्रिंग फिर बीट्स, फिर स्ट्रिंग फिर बीट्स, इस तरह से पड़े होते हैं। और उसके बाद सुपर कॉइल्ड होके ये क्या बना देते हैं, क्रोमोनेमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये क्रोमोनेमा के चारों ओर एक कवरिंग लग जाती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। और इसके अंदर जो फिल्ड होता है एक्रोमैटिक मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसके अंदर बच्चे फिल्ड हो जाता है और ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है क्रोमोजोम, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम। और बीच में लग जाता है यहाँ पे सेंट्रोमियर। बीच में यहाँ पे क्या बन जाता है, सेंट्रोमियर बन जाता है। सेंट्रोमियर की वजह से क्रोमोजोम में 2 आर्म्स हो जाते हैं, ऐसे 2 आर्म्स है ना, जैसे 2 हाथ ऊपर 2 हाथ नीचे। तो इसको बच्चे, इसको पूरा हम एक क्रोमैटिड बोल रहे हैं और इसको हम पूरा दूसरा क्रोमैटिड बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना आपको। एक और बात, जो इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आई है कि हमने पढ़ा कि जो एस फेज में ही आपका डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होते हैं ना, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल जैसे कि प्लास्मिड, ठीक है। प्लास्मिड बच्चे कभी भी रेप्लिकेट कर सकता है। प्लास्मिड कैन रेप्लिकेट एनी टाइम। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई जो डीएनए है वो सिर्फ सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेट करता है एक ही फेज में जो कि एस फेज है, लेकिन प्लास्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल कैन रेप्लिकेट एनी टाइम। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से बता देती हूँ आपको। ये है बच्चे हमारा सेल के अंदर है न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं और इनको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर। इनको जब हम जूम करके देखते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, डीएनए मिलता है। और डीएनए सुपर थोड़े से कॉइल्ड हो करके, ठीक है। ये डीएनए हिस्टोन के साथ मिल करके इस तरह से बीट्स और स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, क्रोमैटिन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ये आपका डीएनए है। डीएनए 2 मीटर का डीएनए है बच्चे, 2 मीटर का डीएनए है। और इस 2 मीटर के डीएनए को इतने छोटे न्यूक्लियस में डालना है तो हम उसको क्या करते हैं, एक बीट्स के चारों ओर लपेटते हैं। एक बीड के चारों ओर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, इसको क्या बोल रहे हैं, ये जो बीट्स जैसा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं बच्चे, हिस्टोन प्रोटीन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन है। एक हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर अगर हम डीएनए को लपेटते हैं तो कितने बेस पेयर लपेटा जाते हैं बच्चे, 200 बेस पेयर इसके चारों ओर लपेटा जाते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है कि एक धागा अगर आप खोलने जाते हैं तो पूरे मोहल्ले को आप नाप सकते हैं, पूरे मोहल्ले में बिल्कुल वो धागा फैल जाएगा। लेकिन उस धागे को आप छोटी सी रील में रैप कर लेते हैं ना, तो वैसे ही समझिए रील है, बहुत सारी मल्टीपल रील है, बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन है और उनके चारों ओर रैप है क्या, डीएनए, और बीच बीच में रैप नहीं है। तो जहां जहां पे ये खुला हुआ है इसको क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए बोलते हैं। और ये पूरा ये बीट्स फिर धागा, इस तरह का स्ट्रक्चर जो ये बनाते हैं डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, क्रोमैटिन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। अब ये आगे चल के बच्चे ये और ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं, सारे के सारे हिस्टोन प्रोटीन इस तरह से एक साथ आ जाते हैं और ये क्या बना देते हैं, सोलेनॉइड बना देते हैं। ये क्या बना देते हैं, सोलेनॉइड बना देते हैं। फिर ये और ज़्यादा कंडेंस होते हैं, और ज़्यादा कंडेंस होते हैं और ये क्या बना देते हैं बच्चे, ये क्या बना देते हैं, क्रोमैटिड बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से कंडेंस होते हैं और इनके बीच में आ जाता है सेंट्रोमियर। तो ये क्या बन गया बच्चे आपका, ये है सेंट्रोमियर। एंड अब ये क्या बन गया, क्रोमैटिन
क्रोमैटिड बन गया। क्या बन गया बच्चे? क्रोमैटिड। तो आप मुझे ये बताइए कि ये पूरे स्ट्रक्चर में कितने क्रोमैटिड हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर में कितने क्रोमैटिड हैं? यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में बच्चे सिंगल क्रोमैटिड है, वन क्रोमैटिड, सिंगल क्रोमैटिड है। ठीक है, ये पूरा ऊपर नीचे लेकर के सिंगल क्रोमैटिड है। एंड ये जो आपका ये पूरे स्ट्रक्चर में बच्चे सिंगल क्रोमैटिड है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, या फिर बच्चे ये वाला एक क्रोमोसोम है? हाँ, ये एक क्रोमोसोम है। बताइए दोनों में से कौन क्रोमोसोम है? ये एक क्रोमोसोम है, ए एक क्रोमोसोम है, या बी क्रोमोसोम है? बच्चे दोनों क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है। ठीक है, ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है। बस इसमें क्या है, इसमें सिंगल कॉपी है किसी चीज की। मान लीजिए आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आपने सिंगल कॉपी रखी हुई है और आपने फिर क्या किया, फोटो कॉपी करा ली। आपने क्या कराया, उसका फोटो कॉपी करा लिया। ये सिंगल कॉपी था आपके पास। नोट्स है, सेल साइकिल के मान लीजिए नोट्स है, तो यहाँ पे सिंगल कॉपी है एक, आपने उसी का फोटो कॉपी करा लिया बच्चे। तो क्या फर्क पड़ता है, नोट्स तो वो एक ही है ना। नोट्स तो आप नहीं बोलोगे कि मेरे पास 2 चैप्टर के नोट्स हो गए, नोट्स तो एक ही है क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन है, फोटो कॉपी आपने करा ली। ठीक है, तो यहीं से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो डिवाइड होते हैं, जब डॉटर्स बनते हैं सेल, तो वहां पे भी हम 46 ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको फोटो कॉपी दिया जाता है, एक को करेक्ट कॉपी दिया जाता है, ठीक है, एक को एक्चुअल कॉपी दिया जाता है, दूसरे को फोटो कॉपी दिया जाता है बच्चे। तो ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम है। दिस इज ऑल्सो अ सिंगल क्रोमोसोम। ये भी बच्चे एक सिंगल क्रोमोसोम है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो सिंगल क्रोमोसोम। दोनों एक ही क्रोमोसोम है, कोई भी 2 क्रोमोसोम नहीं है, कोई भी 2 क्रोमोसोम नहीं है। इसको और थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। अब इसमें क्रोमैटिड कितने हैं, क्रोमैटिड कितने हैं बच्चे? यहां पे देखिए 2 क्रोमैटिड है, 2 क्रोमैटिड। मैं ये सब क्यों बता रही हूं, अभी जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये काम आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा काम आती है कि एनाफेज में कितने क्रोमैटिड होते हैं, फिर मेटाफेज में कितने क्रोमैटिड होते हैं। तो बच्चों को क्या लगता है कि मेटाफेज में 4 क्रोमैटिड हो गए क्योंकि 1 2 3 एंड 4, एंड एनाफेज में 2 क्रोमैटिड हो गए। नहीं बच्चे, ये पूरा एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमैटिड है। ठीक है, 1 क्रोमोसोम, यहाँ पे कितना है, 1 क्रोमोसोम है एंड 1 क्रोमैटिड है, 1 क्रोमैटिड है, 1 क्रोमैटिड है। और यहाँ पे 1 क्रोमोसोम है बट 2 क्रोमैटिड है। और ये जो क्रोमैटिड है बच्चे, ये जो क्रोमैटिड है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है। ये कैसी क्रोमैटिड है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड है, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है ना। आपके एक ही बॉडी से 2 हाथ जुड़े हुए हैं, तो क्या है, ये दोनों हाथ क्या है, सिस्टर है। अगर मान लीजिए आपका एक हाथ और आपके दोस्त का एक हाथ, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम लगा दूं, ये क्रोमोसोम बना दूं और फिर साथ में दूसरा क्रोमोसोम बना दूं, तो ये दोनों जो क्रोमैटिड होंगे, ये कैसे होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगे। ये कैसे क्रोमैटिड होंगे बच्चे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दें। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अब देखो बच्चों, ये जो आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए है। ठीक है, क्रोमोसोम है, इसमें क्या भरा हुआ है, पूरा डीएनए भरा हुआ है। तो डीएनए का कंटेंट कितना है किस क्रोमोसोम में, ये जो सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है, इसमें कितना कंटेंट है, इसमें कितना कंटेंट है। ठीक है, इसमें कितना कंटेंट है ये हम देखेंगे। ओके, तो क्रोमोसोम तो ये भी एक ही है, ये भी एक ही है। मतलब आपने जो नोट्स बनाया है, ये भी एक ही चैप्टर का है, ये भी एक ही चैप्टर का है, लेकिन एक ही चैप्टर के नोट्स में एक ही सेम चीज कितने बार लिखी हुई है और इसमें एक ही सेम चीज कितने बार लिखी हुई है। ठीक है, तो
देखो जो डीएनए का कंटेंट होता है, डीएनए का जो कंटेंट होता है उसको हम मेज़र करते हैं, डीएनए कंटेंट को मेज़र करते हैं बच्चे पिकोग्राम में। मतलब डीएनए को जो हम मेज़र कर रहे हैं उसको हम पिकोग्राम में मेज़र करते हैं। किलोग्राम में तो मेज़र करेंगे नहीं आप, तो पिकोग्राम में मेज़र करते हैं, ठीक है। और इसको हम सिंबलाइज करते हैं सी से। तो अगर हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल है तो कंटेंट कितना होगा सी। और 2C कब होगा, जब डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल है क्योंकि ये जो आपके क्रोमोसोम हैं वो पेयर में पाए जा रहे हैं। क्रोमोसोम अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम 1 है तो वही क्रोमोसोम किस में है, पेयर में है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम है तो कितना हो गया कंटेंट 2C। यहाँ पे कितना कंटेंट है बच्चे, C है। अब जब एस फेज में ये जाते हैं, एस फेज में जाते हैं 2C वाले, एस फेज में जाते हैं तो यहाँ पे कंटेंट कितना हो जाता है बच्चे, यहाँ पे कंटेंट हो जाता है 4C, ठीक है। डिप्लॉइड में कब, आपके एस फेज में, एस फेज में जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, जब सेल डिवाइड होने वाला है तो यहाँ पे कंटेंट कितना था, इस तरह से था 1 क्रोमोसोम में, 1 क्रोमोसोम में। तो यहाँ पे आपने और इसकी फोटोकॉपी चिपका ली, यहाँ पे आपने इसकी क्या चिपका ली बच्चे, फोटोकॉपी चिपका ली। और मान लीजिए ये क्रोमोसोम 46 है तो 46 में भी आपने इसकी फोटोकॉपी चिपका ली, समझ गए। तो यहाँ पे कंटेंट कितना हो गया, 4C हो गया। यहाँ पे कंटेंट कितना हो गया बच्चे, 4C हो गया। यहाँ पे कंटेंट कितना था, 2C था। अगर हैप्लॉइड है तो कंटेंट आपका क्या है, C है। डिप्लॉइड है, पेयर में है, पेयर में है तो ये क्या हो गए भाई, क्रोमोसोम का पेयर है ना, एक क्रोमोसोम का पेयर है, 23 के पेयर हैं तो 2C हो गया। और यहाँ पे पेयर में भी, जो पेयर में है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो जो पेयर में है उनका भी हमने क्या कर रखा है, उनका भी फोटोकॉपी बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट कितना हो गया, 4C हो गया। यहाँ पे कंटेंट कितना हो गया बच्चे, 4C हो गया। सो इज दिस क्लियर, अब कंटेंट हमारे पास 4C हो गया है। एक और बेसिक आपको क्या पढ़ना है कि ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है, बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है, बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है। अब सेंट्रोमियर में, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ये किस तरह से काम करता है, ये जैसे खिड़की है, खिड़की में हैंडल लगा होता है ना, तो उस हैंडल को आप पकड़ते हैं और बस उसको अलग करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से ये काइनेटोकोर वर्क करता है बच्चे। काइनेटोकोर ये प्रोटीन का होता है तो ये उसी तरह से वर्क करता है। इसमें आके स्पिंडल फाइबर यूं फंस जाते हैं, स्पिंडल फाइबर यूं फंस जाते हैं और इन दोनों क्रोमेटिड को, ठीक है, यहाँ पे डबल क्रोमेटिड है ना, इनको अलग अलग कर देते हैं। एक ही क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड थे अब इनको अलग अलग कर देते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड अब अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो ये जो काइनेटोकोर है इनको अलग करने में हेल्प करते हैं। तो अब ये बेसिक अब आप समझ लिए, अब आपको ये चैप्टर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। बच्चे ये डायग्राम आता है, ये डायग्राम आता है आपका 11th क्लास में बनाने के लिए, या फिर आपको आ जाएगा यहाँ पे भरने के लिए, लेबलिंग करने के लिए। तो ये डायग्राम बहुत ही इजी है बच्चे, सिंपल सा सर्कल है। सर्कल के बाद आपको जीवन एस से जीतू लिखना है, जीवन को एस से जीतू, फिर उसके बाद मर जा, है ना, सभी मरते ही हैं। जीवन को एस से जीतू फिर मर जा। तो जीवन फेज में कितने घंटे लगते हैं, 8 से ज़्यादा घंटे लगते हैं, बड़ा फेज है ये। और यहाँ पे क्या होता है, सेल ग्रो करता है, साइटोप्लाज्म बढ़ते हैं। ओके, देखो बच्चे सिंपल सी बात है, ये सेल माता है, ठीक है, ये आपकी मदर सेल है, ये मदर सेल है। और ये मदर सेल चाहती है कि मेरी जो 2 बेटियां हैं मैं उनको बराबर बराबर मात्रा में चीजें दूं, ठीक है, बराबर मात्रा में बंटवारा करूं, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। तो भाई इसके पास एक ही लैंड है, इसके पास एक ही दुकान है, इसके पास एक ही एसी है मान लो घर में, इसके पास एक ही डाइनिंग टेबल है, इसके पास एक ही आईफोन है। तो अब ये कैसे देगी, बेटियां तो 2 हैं इसकी, बेटियां तो 2 हैं,
2 डॉटर सेल्स हैं। अब ये इनको कैसे देंगी बच्चे, ये सब चीज़ को डबल करेगी। अगर लैंड एक है तो एक और लैंड खरीदेगी, शॉप एक है तो एक और शॉप खरीदेगी, ठीक है। अगर इनके पास एक ही एसी है तो दूसरा एसी खरीदेगी, दूसरा डाइनिंग टेबल खरीदेगी, फिर दूसरा आईफोन खरीदेगी, तब जा करके इनके पास, दोनों के पास इक्वल इक्वल आएगा, ठीक है। तो सारे जितने भी ऑर्गेनली हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया डबल करना होगा, तो यहाँ पे सेल का साइज ऑब्वियसली बड़ा होगा। जब ये सेल डिवाइड होने वाला है, इंटरफेज में है, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा बच्चे, बड़ा हो जाएगा। ये सेल का साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये सब कुछ क्या कर रही है, डबल कर रही है। सेल का शेप भी अलग होता है, सब कुछ डबल कर रही है। साइटोप्लाज्म डबल कर रही है, 2 माइटोकॉन्ड्रिया ला रही है, 2 गोल्गी बॉडीज ला रही है, 2 आपके लाइजोसोम्स ला रही है, ठीक है। तो सब कुछ ये डबल कर रही है बच्चे। और फिर उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर ये भी डबल कर रही है, आपका डीएनए भी कंटेंट डबल कर रही है, 2C से 4C कर रही है। समझ में आ गया। तो जो जीवन फेज है, जीवन फेज में नॉर्मल जो सेल का ग्रोथ होता है, प्रोटीन बनते हैं बच्चे, प्रोटीन बनते हैं, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी होगा। बहुत सारे एंजाइम्स बनेंगे, मेटाबॉलिकली एक्टिव रखने के लिए सेल को एंजाइम्स बनेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनली डुप्लीकेशन यहीं पे हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनली यहीं पे बन जाएंगे। G2 फेज में, G2 फेज में सिर्फ और सिर्फ कौन बनेगा बच्चे, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपका क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडीज, MCG कहाँ बनेंगे, G2 फेज में बनेंगे, ठीक है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन S फेज में क्या होता है, S फेज में बच्चे 6 से 8 घंटे लगते हैं, और S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। S का मतलब ही क्या होता है, सिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा। साथ में और क्या होगा बच्चे, डीएनए के सिंथेसिस होने के साथ साथ हिस्टोन की जरूरत पड़ेगी। अगर डीएनए बन रहा है तो उसको रैप होने के लिए हिस्टोन की भी तो जरूरत पड़ेगी, इतना बड़ा डीएनए बन रहा है, ठीक है, हिस्टोन बनेगा। और फिर क्या बनेगा बच्चे, काइनेटोकोर बनेगा। काइनेटोकोर भी क्या है, एक तरह का प्रोटीन ही है। और क्या बनेगा, इसके साथ साथ इसमें बनते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है बच्चे। सेंट्रियोल आप जानते हो है ना, लकड़ी की गट्ठर जैसी लगती है। 2 सेंट्रियोल मिल करके क्या बनाते हैं बच्चे, सेंट्रोजोम। तो एक सेंट्रोजोम से तो काम चलेगा नहीं, एक सेंट्रोजोम से काम चलेगा नहीं ना, दोनों तरफ सेंट्रोजोम चाहिए, तभी तो वो बिल्कुल पतंग जैसे आप उड़ाते हैं ना, वैसे ये धागे फेंकेंगे और क्रोमोजोम को अलग करेंगे। तो 2 सेंट्रोजोम चाहिए यहाँ पे। इसके बाद आपका आता है और डीएनए, हाँ, डीएनए का कंटेंट कितना हो जाता है बच्चे, 2C to 4C हो जाता है, 2C से 4C कंटेंट हो जाता है। फिर आपका G2 फेज है। G2 फेज थोड़ा सा शॉर्ट फेज होता है क्योंकि ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गई ना। इंटरफेज में सबसे पहले जीवन फेज में आपने क्या किया बच्चे, जैसे आपकी ही लाइफ की स्टोरी है, आपने सबसे पहले क्या किया, पूरे आपने देखा कि हाँ मुझे नोट्स चाहिए, मुझे अच्छा टीचर चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए, आपने सारी प्रिपरेशन की। फिर उसके बाद एस फेज में क्या कर रहे हैं, आप फोटो कॉपी करा रहे हैं, ठीक है, नोट्स की फोटो कॉपी करा रहे हैं, अपने खुद से नोट्स नहीं बनाए, दूसरे के नोट्स लेकर के फोटो कॉपी बुक बना रहे हैं, यही करते हो ना। उसके बाद G2 फेज में आप क्या कर रहे हैं, G2 फेज में टेस्ट दे रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कम समय हो गया, अब बस रिवीजन करने का समय है। तो G2 फेज। अब M फेज क्या है, अब आपको एग्जाम देना है, इस दिन बैठ के आपको 3 घंटे तक एग्जाम देना है बच्चे। तो M फेज में आपका प्रो फेज, सबसे पहले आप तैयारी करके घर से निकलेंगे, ठीक है, मेटा फेज जाएंगे सेंटर पे, एना फेज में आप जाकर के एग्जाम दे रहे हैं, टीलो फेज में घर पहुंच जाएंगे। समझ गए। तो ये आपकी पूरी स्टोरी है। तो माइटोसिस में लगता है 1 से 3 घंटा, जैसे एग्जाम में 1 से 3 घंटा लगता है बच्चे। उसके बाद जब सेल डिवाइड हो गया, सेल डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल में बदल गया, जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज होती है कि कुछ सेल बच्चे जीवन फेज के बाद मैं यहाँ थोड़ा इरेज कर दूं, कुछ सेल जीवन फेज के बाद G0 फेज में चले जाते हैं, G0 फेज में चले जाते हैं। ये G0 फेज क्या होता है बच्चे, इसको मैं अभी डिटेल में बताती हूँ। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इंटरफेज होता है जिसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, और इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। ये इंटरफेज में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, G1,
ठीक है, इंटरफेज तो लॉन्गेस्ट फेज होता है, और इंटरफेज में भी सबसे G1 S और G2 में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन होगा आपका, G1 विल बी द लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, 95% टाइम सेल अपना इसी में लगाती है, जैसे आप लगाते हैं प्रिपरेशन में, एग्जाम के प्रिपरेशन में। फिर सेल ग्रोथ होता है, इसमें DNA रेप्लिकेशन होता है। इसके सीक्वेंस क्या होती है, G1 S से G2। G1 आपका लॉन्गेस्ट है, G1 आपका इसमें लॉन्गेस्ट फेज है। फिर एम फेज होता है, एम फेज में डिवीजन होगा, शॉर्टेस्ट फेज होता है बच्चे, 5% टाइम सिर्फ लगता है। इसमें सबसे पहले दो स्टेजेस होते हैं, करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सब साइटोकाइनेसिस पहले होगा, करियोकाइनेसिस पहले होगा, और दोबारा सेकंड में क्या होगा आपका, साइटोकाइनेसिस। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है आपकी, G1 फेज कॉरेस्पॉन्डेड द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। देखो G1 फेज को पोस्ट एम फेज भी बोला जा सकता है, G1 फेज को प्री एस फेज भी बोला जा सकता है, कुछ भी ना, जो जिसके पहले आ रहा है, जो जिसके बाद आ रहा है, उस तरह से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है G1 फेज फॉलो एस फेज। क्या ये बात सही है, क्या G1 फेज फॉलो कर रहा है एस फेज को, क्या G1 फेज फॉलो एस फेज को फॉलो कर रहा है G1 फेज? ये बात करेक्ट नहीं है बच्चे, दिस इज फॉल्स। एक्चुअली एस फेज फॉलोड G1 फेज। ठीक है, G1 फेज के बाद आपका एस फेज आता है, G1 फेज के बाद एस फेज आता है। बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई इस तरह से डायग्राम बना है, तो G1 यहाँ है, एस यहाँ है, तो ये इसको फॉलो ही तो कर रहा है, नहीं बच्चे, एस फेज फॉलो G1 फेज, मतलब G1 के बाद हो रहा है एस फेज। तो आपको ट्रू और फॉल्स यहाँ पे आता है। तो देख रहे हैं किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो G1 फेज कॉरेस्पॉन्डेड द इंटरवल बिटवीन, ये इंटरवल है किसके बीच में, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, मतलब एम फेज और एस फेज के बीच का फेज है, सिंपल सी बात है। ड्यूरिंग G1 फेज सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है, एंड कंटिन्यूस ग्रो, सेल कंटिन्यू ग्रो करता है, बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट DNA। ये आपको स्टेटमेंट दे देगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये स्टेटमेंट आपको दे देगा और पूछेगा कि ये स्टेटमेंट 1 ट्रू है कि नहीं, सही बात है। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल ग्रो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेप्लिकेशन DNA का नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंथेसिस फेज में रेप्लिकेशन होता है DNA का। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ DNA पर साइकिल डबल। एस फेज में क्या होगा, एस फेज में, सिंथेसिस फेज में जो DNA के जो अमाउंट है वो डबल होती। तो आपको पूरा अंडरलाइन नहीं करना है, पूरा आपको मार्क नहीं करना है, आपको सिर्फ जहां जहां जो जिस चीज से लिंक्ड है बस उसी को अंडरलाइन करना है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज, एनिमल सेल में ड्यूरिंग एस फेज DNA रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। देखो एस फेज में जो DNA रेप्लिकेशन होता है कहाँ शुरू होता है बच्चे, न्यूक्लियस में होता है। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि DNA का जो रेप्लिकेशन हो रहा है क्या साइटोप्लाज्म में हो रहा है, नहीं, न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। एंड द सेंट्रियोल कहाँ पे डुप्लीकेट होगा, साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होगा। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया। ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। तो इसका मतलब समझ में आया कि सेल ग्रोथ चलती ही जा रही है, सेल ग्रो होता ही जा रहा है। भाई सामान घर में बढ़ता जा रहा है ना, तो सेल का साइज तो बड़ा होगा ही ना। ओके, ये मैंने डायग्राम दिखाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये क्या है बच्चे, ये क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ ये जो है ये क्या है आपका काइनेटोकोर है। ठीक है, काइनेटोकोर है। एस फेज से पहले की बात है और एस फेज के बाद की बात है, ये एस फेज के बाद की बात है। अब G0 फेज समझते हैं। G0 फेज क्या होता है बच्चे, G0 फेज इज नोन एज द क्विसेंट स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। क्यों क्विसेंट बोलते हैं, क्योंकि जो सेल यहाँ पे होते हैं ना वो चुप हो जाते हैं। ठीक है, G1 फेज पूरा करते ही S है, G2 है और ये माइटोसिस। ठीक है, ये G1 है, S है, G2 है।
यहाँ पे बच्चे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जीवन करने के बाद ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे जीवन जी नॉट स्टेज होता है। जीवन करने के बाद, जीवन स्टेज पूरा करने के बाद, ठीक है, कुछ सेल जी नॉट स्टेज में चले जाते हैं, स्पेशली द स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स, ठीक है। जब जरूरत होगी तो फिर वो वापस आ जाएंगे इसमें और वो डिवाइड होंगे, वो सेल जी नॉट स्टेज में चले जाते हैं। अब आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हार्ट का, लीवर का, किडनी के सेल, फिर आपके जो नर्व सेल हैं, नर्व सेल हैं बच्चे, ये जो सेल्स होते हैं ना, ये जो सेल होते हैं एम्ब्रायो स्टेज में डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये जो सेल होते हैं ये एम्ब्रायो स्टेज में डिवाइड होते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रोथ को अटेंड कर लेते हैं, एंड देन फिर बर्थ होने के कुछ समय बाद, कुछ ईयर के बाद ये क्या करते हैं, डिवाइड होना बंद कर देते हैं। ये सिर्फ साइज में बड़े होते हैं। जैसे आपका मसल का भी जो सेल है, मसल का भी जो सेल है बच्चे, वो डिवाइड नहीं होता, वो क्या हो रहा है, साइज में बड़ा हो रहा है। हार्ट का सेल है, हार्ट का सेल अब डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड होते जाएंगे तो इतना बड़ा हार्ट हो जाएगा, कहाँ लेके जाओगे। और हार्ट के सेल डेली डेली मरेंगे आपके स्किन के सेल की तरह, और फिर नए सेल डेली डेली आएंगे बच्चे, तो दिक्कत ही हो जाएगी, है ना। उन डेड सेल को हटाएगा कौन। तो हार्ट सेल, हार्ट के, लीवर के सेल साल में एक आध बार थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, और लीवर अगर काट दिया जाए तो फिर वहां इमरजेंसी आ जाएगी, तो फिर से वो डिवाइड होना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं बच्चे, ये एक हद तक बन जाते हैं, उसके बाद ये रेस्ट करते हैं, उसके बाद ये रेस्ट करते हैं, ये डिवाइड नहीं करते। और आपका नर्व सेल तो कभी भी डिवाइड नहीं करता, एक बार बन गया तो बन गया। इसीलिए ज़्यादा यूज कीजिए अपने ब्रेन का, ये इससे सेल साइकिल से एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मर जाते हैं भाई। जो आपके हार्ट के सेल है, ठीक है, मायोसाइट्स जो हैं, आपके हिपैटोसाइट्स जो हैं, ये जितने जो हार्ट लीवर ये सारे सेल हैं, ये काम तो कर रहे हैं ना अपना, ठीक है। भले डिवाइड ना करें लेकिन काम तो कर रहे हैं बच्चे। आपके हार्ट के सेल तो डिवाइड नहीं कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं। तो दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, उनमें सारा काम चल रहा है, बट नॉट प्रोलिफरेट, मतलब ये ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेल नॉट डिवाइड इफ नीडेड, अगर बहुत जरूरत पड़ेगी तो डिवाइड करेंगे। स्पेशली जी नॉट स्टेज में कौन रहता है, जी नॉट स्टेज में कौन रहता है बच्चे, आपके स्टेम सेल्स रहते हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट करके बहुत सारे ऑर्गन्स को बनाते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो जी नॉट स्टेज है उसको कौन सा स्टेज बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज, इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सेल होते हैं जी नॉट स्टेज में, जो सेल होते हैं, ठीक है, सेल एग्जिट सेल साइकिल, सेल क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं बच्चे सेल साइकिल को, सेल साइकिल को बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, ओके। सेल एग्जिट कर जाते हैं सेल साइकिल को बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं। सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव लिख देगा आपको, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करते, मतलब कि डिवाइड नहीं करते हैं। जब जरूरत पड़ेगी, आपको कट वट लग जाएगा, तो फिर वहां पे ये फिर से डिवाइड होना शुरू करेंगे। नाउ अब हम पढ़ते हैं एम्फेज। एम्फेज इज द ड्रामेटिक पीरियड, ठीक है, माइटोसिस पढ़ रहे हैं हम, ड्रामेटिक पीरियड है, यहाँ पे सबसे ज्यादा काम चल रहा है, एक्चुअल जो काम है डिवीजन का जो हम चाहते हैं वो यहीं पे हो रहा है। लास्ट फॉर एन आवर, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है माइटोसिस में। इन एनिमल सेल इट इज सीन इन सोमैटिक सेल, सोमा का मतलब क्या होता है, आपके बॉडी, सोमा मीन्स बॉडी, तो माइटोसिस बॉडी के सेल में देखने को मिलती है बच्चे, और जो मियोसिस है वो जर्म सेल में देखने को मिलती है। सेल माइटोसिस इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, प्लांट सेल में माइटोसिस हैप्लॉइड में भी देखने को मिलता है और डिप्लॉइड में भी देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल्स में जो ये माइटोसिस है वो डिप्लॉइड सेल्स में ही देखने को मिलते हैं। 2 स्टेजेस होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेज के बारे में। माइटोसिस के कितने फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कैसे याद रखेंगे, प्रेफर मिल्क एंड टी या फिर पी ऑन मैट, ठीक है, पी ऑन मैट, कैसे भी याद रख सकते हैं। तो प्रोफेज जो है आपका बच्चे प्रिपरेशन फेज है, प्रोफेज इज प्रिपरेशन फेज। कैसी प्रिपरेशन, डिवीजन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं ना, तैयार हो जाते हैं, फिर अपने एडमिट कार्ड वगैरह चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद पेरेंट्स जो हैं वो आपको टीका वगैरह लगाया जाता है, दही खिलाया जाता है, तो वैसे ही ये प्रिपरेशन फेज है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम को अब पता है कि भाई अब हम अलग होने वाले हैं, घर से निकलने वाले हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, खूबसूरत, जो क्रोमैटिन की तरह ऐसे ही पड़े हुए थे, हाँ, जैसे नूडल्स होता है ना सूप में पड़ा हुआ है, तो अब ये कंडेंस होकर के
क्या बना रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई लाइक शेप बना रहे हैं। तो क्रोमोजोम कंडेंस होगा, तो आपको क्वेश्चन आता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कहाँ होता है, स्टार्ट होता है प्रोफेज में। द टू क्रोमैटिड विथ सेंट्रोमियर इन क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम में कितने क्रोमैटिड है बच्चे, टू क्रोमैटिड विथ सेंट्रोमियर इन क्रोमोजोम। सेंट्रोजोम, अब जो सेंट्रोजोम है वो भी अपना काम स्टार्ट करने लगे। सेंट्रोजोम क्या कर रहे हैं बच्चे, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल में जाना शुरू कर देंगे। दो सेंट्रोजोम है, ये अपोजिट पोल में जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। सेंट्रोजोम मम्मी पापा की तरह होते हैं, मान लो ये मम्मी है ये पापा है। ये क्या करेंगे कि भाई लड़कियों को हम छूट तो दे रहे हैं, जो सिस्टर क्रोमैटिड है उनको छूट तो दे रहे हैं, बाहर जाने तो दे रहे हैं, लेकिन हम दोनों तरफ से नजर रखेंगे, देखेंगे। तो ये पोल्स की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं, और जितने अदर ऑर्गेनली हैं वो सब कुछ डिसअपियर होना शुरू कर देते हैं। जितने अदर ऑर्गेनली हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं, न्यूक्लियोलस है, ये सभी धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू कर देते हैं। लास्ट में न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर हो जाता है। ये देखिए यहाँ डायग्राम में है, न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर होना शुरू कर दिया। अब न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर हो गया तो पूरा का पूरा सेल बच्चे कैसा हो गया, इस तरह से हो गया, पूरा का पूरा सेल ऐसा हो गया। और बीच में क्या है, बीच में आपके क्या है, क्रोमोजोम्स वगैरह हैं, क्रोमोजोम है ऐसे। पूरी स्पॉटलाइट किस पे जा रही है, अब पूरी स्पॉटलाइट क्रोमोजोम्स पे जा रही है, क्योंकि यही मेन हीरो हीरोइन है, यही मेन हीरो हीरोइन है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ ठीक है। और आपके साथ में और क्या प्रेजेंट होंगे, साथ में कौन प्रेजेंट होंगे, मम्मी पापा, ठीक है। ये लोग परफॉर्म करने वाले हैं और मम्मी पापा यहाँ पे देखेंगे इनको कि हाँ ये बाहर में क्या कर रही है, तो वो कौन है, सेंट्रोजोम है। तो यहाँ पे एस्ट्रल रे फॉर्मेशन होता है। एस्ट्रल रे का मतलब क्या होता है, एस्ट्रल का मतलब होता है बच्चे स्टार। तो ये स्टार जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है इनमें से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा माइक्रोट्यूब्यूल्स निकाल रहे हैं जो आपके सेंट्रोजोम है, ये ऐसे स्टार लाइक थोड़ा थोड़ा माइक्रोट्यूब्यूल्स निकाल रहे हैं। अभी पूरा नहीं निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। पतंग उड़ाते हो तो पहले थोड़ा थोड़ा धागा निकालते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकाल रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के होते हैं और एक्टिन के होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है आपको। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकाल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रल रे बोल रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कैसा लग रहा है, तारों की तरह लग रहा है, ठीक है, स्टार्स की तरह लग रहा है। डबल क्रोमोनेमा क्रोमैटिड, क्रोमोनेमा जो है आपकी जो अंदर में क्या है वो डबल है, क्रोमैटिड भी डबल है यहाँ पे। तो पूरी तैयारी हो गई, सब कुछ, सब लोग हट गए रास्ते से कि भाई जाने दो, एग्जाम देने का दिन है आज, तो जाने दो इन लड़कियों को घर से, है ना। तो ये जा रही हैं, लेकिन मम्मी पापा नजर रखे हुए हैं। अब इन लड़कियों ने क्या किया, एग्जाम तो दे दिया। अब इसके बाद ये क्या कर रही हैं, बीच में आकर के पार्टीज कर रही हैं। ये कहाँ आ जाएंगी बच्चे, मेटाफेजिक प्लेट में मिलन करेंगी। मेटाफेजिक प्लेट में क्या करेंगी, मिलन करेंगी, ठीक है। मेटाफेजिक प्लेट में क्या करेंगे, मिलन करेंगे। सो मेटाफेज इज द मीटिंग फेज। यहाँ पे ये मिलेंगे कहाँ, एक होटल है जिसका नाम है मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। होटल नहीं है, याद करने के लिए, ठीक है। मेटाफेजिक प्लेट में ये जाकर के इक्वेटर में बीचों बीच, इक्वेटोरियल प्लेन भी इसको बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। तो ये सब बीच में आकर के क्या कर रही हैं, पार्टी कर रही हैं। और स्पिंडल फाइबर अब देखिए निकल गए, ये एस्ट्रल रे तो है, और स्पिंडल फाइबर इन्होंने स्पिंडल फाइबर फेंका, और ये जैसे कठपुतली को नचाते हैं ना, वैसे इनको ये नचा रहे हैं, ठीक है, उनको ये नचा रहे हैं। एक आपके क्रोमोजोम से बच्चे कितने स्पिंडल फाइबर इसमें जुड़े होते हैं, 2, एक मम्मी के तरफ से, एक पापा के तरफ से, ठीक है। 2 स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइटोसिस के मेटाफेज में 2 स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं, लेकिन मियोसिस का जब आप मेटाफेज देखेंगे तो वहां एक क्रोमोजोम से एक ही स्पिंडल फाइबर जुड़ा होता है, ठीक है, ताकि एक पूरा का पूरा क्रोमोजोम एक तरफ चला जाए विथ 4C कंटेंट। लेकिन यहाँ पे हमको 2C कंटेंट को 4C कंटेंट को 2C में बदलना है, ठीक है भाई। एक फोटोकॉपी, एक ओरिजिनल कॉपी इधर जाएगी और दूसरी फोटोकॉपी दूसरे सेल के पास आएगी, ठीक है। सो द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल पूरी तरह से हट जाता है, ठीक है, पूरी तरह से हट जाता है। हेंस द क्रोमोजोम्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अब क्रोमोजोम कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्रोमोजोम साइटोप्लाज्म में किस स्टेज में होते हैं, तो मेटाफेज में होते हैं एंड एनाफेज में होते हैं, ठीक है।
जो आपके क्रोमोसोम हैं साइटोप्लाज्म में किस स्टेज में होते हैं, मेटाफेज में एंड आपके एनाफेज में होते हैं। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ये सब कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सा स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होते हैं और हम उनको स्टडी कर सकते हैं, तो वो है मेटाफेज। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे इनका नंबर चेक कर सकते हैं, इनकी पूरी मॉर्फोलॉजी चेक कर सकते हैं, ठीक है, नंबर, इनका जो है कुछ अगर डिफॉर्मेलिटीज हैं वो देख सकते हैं और इनके शेप को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड। इस स्टेज में भी 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, अभी तक 2 सिस्टर क्रोमैटिड है और ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड है सेंट्रोमियर से एक ही अब जो है सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइन इंपॉर्टेंट है। मेटाफेज के एंड तक ये सेंट्रोमियर से, एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है, जुड़ी हुई रहती हैं, सो दैट सिस्टर क्रोमैटिड मेटाफेज में ही अलग ना हो जाए। तो मेटाफेज में ये एक एक लाइन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ। सम डिस्क शेप स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे देखो काइनेटोकोर आता है। काइनेटोकोर इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर निकाली गई है, जो धागा फेंका गया है ना उनकी तरफ कि भाई तुम बहुत पार्टियां कर रही हो, बीच में एग्जाम के लिए निकली थी, एग्जाम के बाद पार्टियां कर रही हो, तो इनको स्पिंडल फाइबर फेंका गया और वो क्या कर रही है, इनको पकड़ के रखी हुई है काइनेटोकोर से। जैसे एक खिड़की है, खिड़की में क्या है, खिड़की में आपका क्या लगा हुआ है, हैंडल, और इधर से स्पिंडल फाइबर आया, यूं फंसाया और यूं खोल दिया, 2 सिस्टर क्रोमैटिड को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाई ऑल द क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटर में सभी के सभी आ जाएंगे। सारी बातें आपको मेटाफेज के बारे में क्लियर हो जानी चाहिए कि 2 स्पिंडल फाइबर होगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ। मेटाफेजिक प्लेट में 2 स्पिंडल, ऐसे आपको भी लिख लेना है, ऐसे ही 2 स्पिंडल फाइबर, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, 2 स्पिंडल फाइबर होंगे, 2 क्रोमैटिड होंगे, 2 क्रोमैटिड टिल एंड 1 सेंट्रोमियर टिल एंड ऑफ मेटाफेज, एक ही सेंट्रोमियर रहेगा, ये बात याद रखनी है आपको, एक ही सेंट्रोमियर रहेगा बच्चे। फिर आपको और क्या याद रखना है कि यहाँ पे काइनेटोकोर से स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर, स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे और सारे के सारे क्रोमोसोम क्लियरली सीन होते हैं, क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, इनकी हम क्या पढ़ सकते हैं, पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी यहाँ पे पढ़ सकते हैं बच्चे, पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये सारी लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी आ गए, पार्टी कर लिया, अब इनके अलग होने का समय आ गया। तो जो इधर से जुड़े हुए थे, जो मदर से जुड़े हुए थे, ऐसे मैं बता रही हूँ कि सेंट्रोसोम मान लीजिए ये मदर वाला है, ये फादर वाला है नहीं, ठीक है, समझने के लिए। जो एक तरफ जुड़े हुए थे वो उनको अलग कर रहे हैं, मदर वाले इधर अलग कर रहे हैं और फादर वाले दूसरे क्रोमोसोम को अलग कर रहे हैं। तो ये जो क्रोमैटिड हैं ये अलग अलग हो गई। सो एनाफेज इज द अलग होने वाला फेज, ठीक है, एनाफेज इज अलग होने वाला फेज, और आप सेपरेशन फेज भी बोल रहे हैं। अब ये क्या हो गई, अलग अलग हो गई, अलग अलग घर जा रही हैं, ये अलग अलग घर जा रही हैं। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं कि शादी होने वाली है, बिल्कुल बटरफ्लाई शेप में, बिल्कुल बहनें तैयार हो गई, हाँ, एक साथ आ गई, एक जगह पार्टी की उन्होंने, अब वो क्या हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं, ठीक है, अब वो क्या हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। ईच क्रोमोसोम्स अरेंज इक्वेट मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली, सारे के सारे एक साथ टूटेंगी, सारे के सारे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना वो एक साथ स्प्लिट होंगी। द 2 डॉटर क्रोमैटिड, ठीक है,
किसमें अलग हो जाएंगी, 2 डॉटर क्रोमैटिड बना देंगी। नाउ रेफर एज द डॉटर क्रोमोजोम। अब इनको क्या बोल रहे हैं, डॉटर क्रोमोजोम। पहले जब ये जुड़ी हुई थी तो इनको पेरेंट क्रोमोजोम बोल रहे थे, अब ये जब अलग अलग हो गई तो इनको क्या बोल रहे हैं, डॉटर क्रोमोजोम। ये पेरेंट क्रोमोजोम है, अब ये क्या है, डॉटर क्रोमोजोम्स है। ठीक, क्रोमोजोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द। अब ये अलग अलग हो गई और ये किस तरफ जा रही हैं, पोल्स की तरफ। अब ये किस तरफ जा रही हैं बच्चे, पोल्स की तरफ जा रही हैं। पहले कहाँ थी, इक्वेटर में थी, अब ये पोल्स की तरफ जा रही हैं। ईच क्रोमोजोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम रिमेन डायरेक्टली। जो सेंट्रोमियर हैं वो किस तरफ हो जाएंगे, जो क्रोमोजोम है ना उनके सेंट्रोमियर भी डिवाइड हो गए। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे सेंट्रोमियर अब देखो क्या हो गया, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर भी डिवाइड हो गया। हर क्रोमैटिड के पास एक एक सेंट्रोमियर है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सेंट्रोमियर वहाँ पे मेटाफेज में रहता है लास्ट तक, लेकिन एनाफेज में सेंट्रोमियर भी डिवाइड होते हैं और क्रोमैटिड भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग हो गए। एज ईच क्रोमोजोम मूव्स अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। अब ये जो सेंट्रोमियर हैं वो पोल की तरफ हो जाएंगे इस तरह से, और ये अलग अलग शेप बनाते हैं बच्चे। एल शेप बनाता है, कोई वाई शेप बनाता है, तो ये अलग अलग शेप बनाते हैं। ठीक है, कोई वी शेप बनाता है, ठीक है, एल वी वाई इस तरह का ये शेप बनाते हैं। हैंड्स एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम ऐसे होते हैं। ठीक है, इनको बिल्कुल कठपुतली की तरह लटका लिया, यहाँ स्पिंडल फाइबर लग गए, ये सेंट्रोमियर पोल की तरफ होता है और जो इसके आर्म्स होते हैं वो इक्वेटर की तरफ फेस किए होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो कॉल्चिसिन है, कॉल्चिसिन ये किस तरह से वर्क करता है बच्चे। ये कॉल्चिसिन स्पिंडल फॉर्मेशन को नहीं बनने देता, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है। कॉल्चिसिन स्पिंडल फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर कॉल्चिसिन आपके बॉडी में जाता है तो ये क्या करता है, कैसे सेल डिवीजन को रोकता है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है। कैसे स्टॉप करता है, ये एक्चुअली सेंट्रोजोम को रेप्लिकेट नहीं होने देता है, सेंट्रोजोम को, ठीक है, रेप्लिकेट नहीं होने देता है, रेप्लिकेट सेंट्रोजोम का रेप्लिकेशन स्टॉप कर देता है। और या फिर जो सेंट्रोजोम है उसमें जो आपके सेंट्रियोल हैं उनको अलग अलग कर देता है। तो जब सेंट्रियोल अलग अलग हो गए तो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रियोल क्या हो जाते हैं, सेंट्रियोल सेपरेटेड, ओके, सेपरेट हो जाते हैं, नो स्पिंडल फॉर्मेशन। अब उन्हीं की वजह से तो स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा था, उन्हीं से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने हुए होते हैं, आपके एक्टिन एंड ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो नो स्पिंडल फॉर्मेशन, कोई स्पिंडल फॉर्मेशन बच्चे यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है, तब तो फिर कॉल्चिसिन को हम एज अ कैंसर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन ये कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प नहीं करता है बच्चे। वहाँ पे दूसरी चीज़ हो रही है, ये गाउट के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, गाउट डिजीज के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। गाउट डिजीज में भी यही हो रहा है ना कि ग्रोथ होता है। आपने देखा होगा गाउट डिजीज में ये पैर है, पैर में इधर ऐसे अलग से ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। तो गाउट डिजीज में को स्टॉप करने में हेल्प करता है, गाउट डिजीज में जो डिवीजन हो रही है उनको स्टॉप करता है। ठीक है, तो गाउट डिजीज के प्रिवेंशन में इसको लिया जाता है, प्रिवेंशन। टीलोफेज में अब क्या होगा, ये टेलीफोन में बातें करेंगे। टीलोफेज में बिल्कुल अलग हो गए, अपने अपने घर चले गए। टीलोफेज में यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब आने लगेगा। टीलोफेज इज अपोजिट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जितनी चीजें हुई ना वो उसका अपोजिट होगा आपका टीलोफेज में। सारे ऑर्गेनली जैसे जैसे गायब हुए थे वैसे सारे ऑर्गेनली अब वापस आने लगेंगे। घर वाले सब गायब हो गए थे ना, क्योंकि मेन हीरो कौन था, क्रोमोजोम था मेन हीरो। अब क्या हो रहा है कि सारे जो हैं घर वाले वापस आ गए, क्योंकि अब कोई हीरो नहीं रह गया। अब जो क्रोमोजोम थे अलग हो करके इस घर में आकर के क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गए। जो क्रोमैटिन फाइबर से आपके क्रोमोजोम में बदले थे, कंडेंस होकर क्रोमोजोम में ब्यूटीफुल शेप में बदले थे, अब वो फिर से क्रोमैटिन फाइबर में बदल गए। ठीक है, क्रोमोजोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी लॉस्ट एट द
डिस्क्रीट एलिमेंट। वो अब उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई, बीच में बिल्कुल हीरो बने हुए थे ना, अब वो कोई हीरो हीरोइन नहीं है। अब क्या है, अब अपने अपने घर आ गए, चुपचाप सो जाओ घर में आकर के, ठीक है। बहुत हीरो बने हुए थे, अब घर में आकर के ये बिल्कुल ड्रेस व्रेस बदल लिया, ठीक है। ड्रेस व्रेस बदल लिया, जैसे आप घर में आकर के ड्रेस व्रेस बदल लेते हो, घर वाले आपके आसपास आके कैसा गया पेपर, कैसा गया पेपर पूछते हैं, तो वैसे ही अब घर वाले सभी आ जाएंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, तो पूरे घर वाले आकर इसको घेर लेंगे कि भाई पेपर कैसा गया बताओ। और न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल टुवर्ड्स द 2 डॉटर न्यूक्लियाई। अब इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, करियोकाइनेसिस हो गया। ये क्या हो गया, दो सेल में, 2 न्यूक्लियस में, एक सेल के अंदर ही क्या है 2 न्यूक्लियस है, अभी एक सेल के अंदर ही क्या है 2 न्यूक्लियस है। तो सेल का शेप देखिए कैसा हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, करियोकाइनेसिस हुआ है, सारे के सारे ऑर्गेनेली वापस आ गए। सो दिस इज द अपोजिट ऑफ प्रोफेज, दिस इज द अपोजिट ऑफ प्रोफेज। एंड वन मोर थिंग, एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। ये बच्चे शॉर्टेस्ट फेज होता है, जो दुख की घड़ी होती है ना वो बीत जाए तो ज्यादा बेहतर है, तो ये शॉर्टेस्ट फेज होता है। प्रोफेज आपका लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। फिर हो गया टीलोफेज। अब क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस अलग करेंगे, सेल डिवाइड करेंगे अच्छे से। तो साइटोकाइनेसिस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आता है कि जो एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, प्लांट में कैसे होता है। इन एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय अपीयरेंस ऑफ फरो, फरो बनता है बच्चे, ठीक है। प्लाज्मा में फरो बनता है, जैसे जैसे मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये इस तरह से बच्चे फरो बनना शुरू हो जाता है ऐसे, ठीक है। इधर पे प्रेशर लगना शुरू हो जाता है, इधर पे जैसे अंदर से कोई खींच रहा हो, जैसे पर्दा आप अंदर की तरफ खींचते हैं ना, वैसे यहाँ पे जो अंदर के जो साइटोस्केलेटन है वो अंदर से फोर्स लगाते हैं और वो टूटता है। जैसे मान लीजिए आटे की लोई है, तो आप यूं अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे, अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, फरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, फरो बन जाएगा। इसको क्या बोल रहे हैं, फरो, ठीक है, फरो बोल रहे हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा फोर्स बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे अब जो साइटोप्लाज्म में फरो बन रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये किस में होता है, एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, ये प्लांट का एक सेल है, ये प्लांट का एक सेल है, ये प्लांट का दूसरा सेल हो गया, ठीक है, ये प्लांट का दूसरा सेल हो गया। ओके, ये यहाँ पे करियोकाइनेसिस हो चुकी है, अब ये डिवाइड होना चाहते हैं, तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर एक सेल प्लेट बनेगा। अभी ये जुड़े हुए थे, अब ये अंदर से बाहर की ओर क्या बन रहा है, सेल प्लेट बन रहा है। क्या बनेगा इनमें, सेल प्लेट बनेगा, जो आगे चल के मिडिल लेमला कहलाता है। सेल प्लेट बनेगा, अंदर से यहाँ से बाहर की ओर सेल प्लेट बनेगा, और ये यहाँ जो फोर्स लगेगा वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। फिर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएंगी, अंदर में क्या बन जाएंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएंगी। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएंगी और न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इंटरकनेक्शन का, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है, जिससे एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड रहता है। तो ये जितनी चीज मैंने बताई है वही यहाँ पे लिखी हुई है। फरो ग्रेजुअली डीपेंस, जो फरो है वो डीप होता जाता है, अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू 2। ये इस तरह से फरो बन रहा है, अल्टीमेटली ज्वाइन करता है सेंटर में और 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक लड्डू को आपने तोड़ा और ये 2 लड्डू बन गए। सो प्लांट सेल हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल। भाई जो प्लांट सेल है उनमें तो सेल वॉल होती है,
सेल वॉल होती है तो ऐसे कैसे तोड़ लेंगे हम नहीं तोड़ सकते इस तरह से। तो वहां पे डिफरेंट मैकेनिज्म लगता है। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर, सेंटर में ही वॉल फॉर्मेशन होगा, बाहर से नहीं, अंदर से यूं तोड़ेंगे, ठीक है, अंदर की तरफ से बाहर तोड़ेंगे। तो अंदर की तरफ से बाहर की ओर आपका क्या फॉर्म होना शुरू होता है, सेल प्लेट बनना शुरू होता है, सेल प्लेट बनना शुरू हो जाता है। और फिर ओके, सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट्स मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल, यही सेल प्लेट आगे चल के मिडल लैमेला बनती है और दो सेल वॉल के बीच में मिडल लैमेला होती है, और जहां पे कुछ नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको सिंक्टीटम के बारे में बताया था वो भी यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक है, कि किसी किसी में इन सम ऑर्गेनिज्म करियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, दैट इज रिजल्ट ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, जैसे कि हमारे मसल सेल में होता है सिंक्टीटम। एंड द लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, कोकोनट जो आप नारियल पानी पीते हैं वो। ओके, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में इन सब का रिवीजन कराया हुआ है कि भाई माइटोसिस में क्या क्या होता है। माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होते हैं, ठीक है। माइटोसिस में जो प्रोफेज है वो सबसे लंबा फेज है, क्योंकि यहाँ पे तैयारी हो रही है, आप बिल्कुल एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ लेकर के तैयार होके जा रहे हैं ना, तो वैसे ही प्रोफेज में क्या हो रही है, तैयारियां हो रही हैं, क्रोमैटिन तैयार हो रही है, क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोजोम में बदलेगी, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल्स में जाएंगे, एस्ट्रल रे बनेगा, सारे ऑर्गेनेली डिसअपियर होंगे, लास्ट में जाके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा। ये भी बात नोट करने वाली है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लास्ट में डिसअपियर होगा, ठीक है। एंड देन फिर मेटाफेज में सभी मिलेंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, इक्वेटोरियल प्लेन में मिलेंगे, इसी में जाके हम स्टडी कर पाते हैं सारे क्रोमोजोम्स के डिटेल के बारे में। एनाफेज में सभी सेपरेट हो गए, मिल लिए, अब सब सेपरेट हो गए, पोल्स की तरफ चले गए। अब जो दो क्रोमैटिड थे वो सिंगल सिंगल क्रोमैटिड में बदल गए, जो एक सेंट्रोमियर था दो दो सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोमियर भी डिवाइड हो गए। एंड जो सेंट्रोमियर है वो पोल्स की तरफ मूव करके रहेंगे, और जो आपके क्रोमैटिड हैं, जो आर्म्स हैं क्रोमोजोम के, वो अंदर की तरफ फेस करके रहेंगे। टीलोफेज आपका अपोजिट टू द प्रोफेज होता है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। माइटोसिस भाई डिप्लॉयड सेल में, ठीक है, और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। ये जनरली डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलता है, लेकिन प्लांट में आपको हैप्लॉयड सेल में भी देखने को मिलेगा। इन सम लोअर प्लांट्स, इन सम सोशल इंसेक्ट, इंसेक्ट में भी हैप्लॉयड सेल ऑल्सो डिवाइड बाई माइटोसिस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, किसमें, हनी बी में हैप्लॉयड सेल माइटोसिस कर लेते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिवीजन इन लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर सेल डिवाइड नहीं होंगे बच्चे तो एक ही सेल हमारा बड़ा होता जाता, बिल्कुल हम एक सेल के बने होते, सिंगल सेल के, तो एक ऑक्सीजन को भी अगर हमको अंदर से फिर एक्सचेंज करना होता CO2 से तो कितना समय लगता। एक सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बंदा काम कर रहा है तो उसको कितना समय लगता, और वो एक सेल अगर वो उस एक सेल में कुछ डिस्टरबेंस आ जाती तो हम कितनी जल्दी मर जाते हैं ना। और ये वर्क को तो फास्ट करता ही है, वर्क को तो फास्ट करता ही है, साथ में हमको लाइफ भी अच्छी देता है बच्चे, ठीक है। सरफेस एरिया इससे बढ़ता है, जल्दी वर्क हो जाता है हमारा। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल ऑफ हैप्लॉयड डिप्लॉयड? ये छोड़ो। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। माइटोसिस से डिप्लॉयड डॉटर सेल्स मिलते हैं। आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, हमारे पूरे बॉडी के जो सेल्स हैं वो किससे बने हैं, माइटोसिस प्रोसेस से बने हैं, तभी सब एक जैसे लगते हैं। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हम बड़े हुए हैं एक सेल से, टिंगू सेल से इतने बड़े हो गए हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल, ड्यू टू माइटोसिस हुआ है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इट देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड, रिस्टोर। ए वेरी सिग्निफिकेंट, हाँ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सेल माइटोसिस का जो ये है, सेल डिवीजन का और माइटोसिस का जो सिग्निफिकेंस है वो है सेल रिपेयर। कहीं भी आपको कट लग जाती है या कुछ हो जाता है, मान लीजिए अगर माइटोसिस नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, तो वो कट वैसा ही रह जाता, फिर धीरे धीरे बीमारियां हो जाती हैं अंदर, उस कट के थ्रू कितनी चीजें अंदर जाती हैं और फिर बीमारियां हो जाती। तो सेल रिपेयर होता है। तो आप
आपको जब भी कट लगे तो उस समय ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा प्रोटीन खाना है, अच्छे से अमाइनो एसिड लेना है, ताकि सेल को अच्छे से प्रोटीन मिले और वो जल्दी, जो भी कट हुआ है वो जल्दी फिल हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। द सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल्स, ये सभी जो है कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, रिप्लेस्ड होते रहते हैं। गट्स के जो सेल हैं, आप गरम गरम समोसा खा लेते हैं, अंदर की सेल पूरी क्या हो जाती है, जल जाती है ना, निकल जाती है बहुत सारी सेल, फिर वो फिर से रिपेयर होती है। जीभ जल जाता है आपका, हाँ ठीक है। माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्मेटिक टिश्यू, द एपिकल टिश्यू। अब प्लांट में कहाँ कहाँ हो रहा है माइटोटिक डिवीजन आपका, एपिकल टिश्यू में, लेटरल कैम्बियम में, ओके जहां जहां पे ग्रोथ हो रही है वहां पे आपका माइटोसिस हो रहा है। सो दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। नाउ अब हम चेक पॉइंट देख लेते हैं। चेक पॉइंट के बाद फिर हम जो इसका मियोसिस है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसका चेक पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चे। माइटोसिस के चेक पॉइंट देखिए, जैसे आप कहीं एडमिशन लेते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो समय समय पे चेकिंग करते हैं ना कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपकी प्रिपरेशन सही है कि नहीं। अगर आपको एक अच्छा कोचिंग मिल जाता है, एक अच्छा टीचर मिल जाता है, बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं, आपको बुक्स मिल जाते हैं, प्रॉपर पैसा है आपके पास, तो आप सोचते हैं कि हाँ मैं इसकी तैयारी करूंगा। फिर उसके बाद फिर आप चेक करते हैं कि हाँ क्या मैंने जो भी पढ़ा है उससे कुछ सीखा है, क्या मेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि एग्जाम दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होती, आप लगातार कम स्कोर कर रहे हैं, तो आप एग्जाम के दिन बहाने करते हैं ना, बहाने करते हैं, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, या इस बार तो मुझसे नहीं होगा, इस तरह के बहाने करते। तो वैसे ही बच्चे, वैसे ही यहाँ पे चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल ग्रोथ। सबसे पहला जो चेक पॉइंट होता है जीवन में, सबसे पहला जीवन में, अगर आपने प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन वगैरह खाया है, बॉडी के पास प्रॉपर अमाइनो एसिड हैं, सारे ऑर्गेनली प्रॉपर बन गए हैं, साइटोप्लाज्म अच्छे से बन गया है, तो ही ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये जी नॉट फेज में वेट करेगा उस दिन का कि जब सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो अगर आपके पास नोट्स वगैरह सब कुछ मिल गए हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, है ना, अच्छे टीचर मिल गए हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं तो बीएससी ही करूंगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मान लीजिए सब कुछ अच्छे से मिल गया, तो ये कहाँ जाता है, एस फेज में जाता है। तो एस फेज में फिर से चेकिंग होती है। जैसे एस फेज खत्म होगा, जीवन फेज खत्म हुआ तब चेक हुआ, एस फेज खत्म होगा तो चेक होगा कि सारे डीएनए अच्छे से रेप्लिकेट हुए कि नहीं, ठीक है। अगर रेप्लिकेट नहीं हुए, तो अगर डीएनए कम हो गया, किसी में भी कोई जीन कम हो गया, तो कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है उस पर्सन के लिए। होती है ना, एक छोटी छोटी सी जीन अगर नहीं बन पाती है, एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट अगर खराब हो जाता है एक जीन की वजह से, बहुत सारे मल्टीपल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे चेक होगा, एंड देन फिर फाइनल चेक होता है माइटोसिस। जैसे एग्जाम के दिन आप एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ देखोगे। अगर मान लीजिए उसी दिन एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसा हो गया, लेट हो गया, तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो माइटोसिस चेक पॉइंट में यहाँ पे चेक होता है कि क्या सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर है, क्या ये सेल डिवाइड करने के लिए, है ना, क्या सेल अच्छे से डिवाइड होने के लिए तैयार है, क्या अच्छे से माइटोसिस कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। तो सब कुछ चेक किया जाता है, सब कुछ अच्छा है तो सेल डिवाइड होगा, और फिर सेल साइकिल आगे ऐसे ही रिपीट होती जाएगी। जो नए सेल बने हैं वो फिर से आगे डिवीजन के लिए रेडी हो जाएंगे। तो अब हम मियोसिस भी कवर कर लेते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। 2 बार इसमें न्यूक्लियस डिवीजन होगा और सेल डिवीजन होगा, ठीक है। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है, बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन वो एक ही बार होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि करियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस 2 बार हो रहा है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होगा। इसका मतलब इंटरफेस दोनों का कॉमन ही होगा, तो इसमें जो सेल साइकिल का जो ये ग्राफ बनता है, ये कैसे बनता है कि ये आपका G1 फेज हो गया, G1, फिर S, फिर G2, G1, फिर आपका S फेज हो गया, फिर G2 हो गया, फिर आपका होगा माइटोसिस, फिर बीच में इंटरकाइनेसिस होगा, इंटरवल होगा ना बीच में, भाई सेल थकेंगे भी तो बीच में क्या होगा, इंटरकाइनेसिस होगा, इंटरवल होगा, एंड देन फिर क्या होगा आपका, ये M1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। M2 इतना बड़ा नहीं होता है, तो हम इसको
यूं बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका M2 हो गया। तो डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो रहा है। मियोसिस इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड इन एस फेज। मियोसिस कहाँ से स्टार्ट होगा? एस फेज से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस में पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, साइनेप्सिस होता है, लेकिन वहां पे जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम था वहां पे उनका कोई पेयरिंग नहीं हो रहा था बच्चे। क्रोमोसोम 1 से लेकर के क्रोमोसोम 46 तक एक ही लाइन में थे, एक ही लाइन में थे और इधर इधर दोनों तरफ से अटैच थे, किससे? स्पिंडल फाइबर से। लेकिन यहाँ पे पेयरिंग होगा बच्चे, यहाँ पे क्या होगा? पेयरिंग होगा। यहाँ पे ये सिनेरियो नहीं रहेगा। यहाँ पे सिनेरियो क्या रहेगा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 1 के साथ क्रोमोसोम 1, ठीक है, फिर क्रोमोसोम 23 के साथ, फिर क्रोमोसोम 23, इस तरह से ये अटैच होंगे सिंगल सिंगल स्पिंडल फाइबर से। इस तरह से ये पेयरिंग होती है बच्चे यहाँ पे, ठीक। सो जो नन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं और जो नन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेशन करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, तभी हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, मतलब एक लड्डू से वहाँ 2 लड्डू बन रहा था, यहाँ एक लड्डू से पहले 2 लड्डू बनेगा और फिर ये 2 लड्डू से 2 लड्डू बनेगा, मतलब फाइनली एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो मियोसिस में 2 स्टेज है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 थोड़ा टिपिकल है और जो मियोसिस 2 है इट्स सेम एज द माइटोसिस, इट्स सेम एज द माइटोसिस। मियोसिस 2 इज इक्वल टू द माइटोसिस, बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, ठीक है। मियोसिस 1 में भी पीमैट है, मियोसिस 2 में भी पीमैट स्टेज है, लेकिन मियोसिस 1 में जो मियोसिस 1 जो है एक यूनिक सेल डिवीजन है, यूनिक सेल डिवीजन है। इसमें जो प्रोफेज है, प्रोफेज इज अगेन इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। कैसे याद रखेंगे? ले जाएगी पैकेट दीदी, ठीक है, जो दीदी है वो पैकेट ले जाएगी, जो लेज वगैरह का, कुरकुरे वगैरह का जो पैकेट है वो दीदी ले जाएगी और ले जाके क्या करेगी? मेटाफेजिक प्लेट में जाके पार्टीज करेंगी। मेटाफेजिक प्लेट में जाकर के इक्वेटोरियल नाम का होटल है, वहां जाकर के सारे लेज वगैरह लेकर के वहां पार्टी करेंगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ, समझ गए? तो ऐसे याद रखना है। तो ये दीदी से अगर आपको और ज्यादा एक्यूरेट याद रखना है तो दीपा दीदी याद रख सकते हो, डिप्लोटीन से दीपा दीदी, किसी की दीपा दीदी तो होगी ही ना। सो ले जाएगी पैकेट दीदी, तो ले से लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, ओके। फिर है मेटाफेज, मेटाफेज में वही मिलन होगा, एनाफेज में अलग हो जाएंगे, टेलोफेज में फिर क्या होगा? टेलीफोन में बातें करेंगे, अलग हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको जब समझा दूंगी, फिर हम इसको नोट्स के थ्रू समझेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। देखो लेप्टोटिन में क्या होता है बच्चे, सबसे पहला जो लेप्टोटिन स्टेज है, हमेशा जो कहानी स्टार्ट होगी वो शुरू होगी क्रोमोसोम के कंडेंसेशन से। क्रोमोसोम ऐसे ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि मेन तो हीरोइन वही है ना, तो क्रोमोसोम्स पड़ी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे उनको, हाँ हम एक्चुअली नहीं, मतलब सेल में सिग्नल जाएगा कि भाई एस फेज वगैरह कंप्लीट हो चुका है, अब आप तैयार हो जाओ, तो ये बिल्कुल तैयार होना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये कंडेंस होंगी और ब्यूटीफुल बटरफ्लाई लाइक शेप में बदल जाएंगी। तो अब ये क्या करेंगी? तैयार हो करके अपना पेयर भी ढूंढेंगी, अपना पेयर भी ढूंढेंगी। तो मान लीजिए ये अगर गर्ल है और तो ये क्या हो गया? बॉय हो गया। गर्ल है, ये बॉय हो गया, ऐसे समझिए सिर्फ, मतलब क्रोमोसोम 1 है तो ये भी क्रोमोसोम 1 है, तो ये पेयरिंग कर रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम कौन होते हैं? जिनका सेंट्रोमियर एक ही जगह पे होता है, जिनका साइज एक ही होता है, जिनमें जो जीन के जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही जगह पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है, उनका लोकस भी सेम होता है। तो ये गर्ल है और ये बॉय है, ये इनने क्या कर ली? पेयरिंग बना ली अपनी। अब पेयरिंग बना के ये क्या करेंगे? कपल बना लिए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बन गए। और इसी स्टेज में बच्चे बुके देखने को मिलता है, एक बुके स्टेज देखने को मिलता है, बुके स्टेज देखने को मिलता है। इसका डायग्राम मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि सारे के सारे क्रोमोसोम के टेलोमेयर ना एक तरफ आ जाते हैं और वो ऐसा अपीयर होता है जैसे बुके बना हुआ है इसके अंदर। तो लिपट के, कैसे याद रखना है? बुके स्टेज लेप्टोटिन में होता है। तो हम क्या करते हैं? सारे फ्लावर्स को लपेट लेते हैं ना, सारे फ्लावर्स को एक साथ
लपेट देते हैं, एक साथ बांध देते हैं तो बुके बन जाता है। तो याद रखना है लेप्टोटीन स्टेज में बुके स्टेज बनता है, ठीक है। अब ये लड़का लड़की क्या करेंगे, अब ये लड़का लड़की एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है, होमोलोगस पेयर बना लिए, हाँ, और जुड़ेंगे, किसकी वजह से जुड़ेंगे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस तरह से है, जैसे एक अपना इंटरेस्ट, एक ही इंटरेस्ट होना कि हाँ हम दोनों नीट के बच्चे हैं, हम दोनों जेई के बच्चे हैं, तो एक जैसा इंटरेस्ट आ गया, या फिर एक जैसे सोच वाले हैं, तो वो क्या हो गया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से ये जुड़ गए एक दूसरे से, तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चे, साइनेप्सिस। तो कहीं भी कोई जोड़ी बनती है, जाइगोटीन से याद रखना जोड़ी, ठीक है, तो जोड़ी कहाँ पे बन रही है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे आ रहा है बच्चे, ठीक है, कहाँ पे आ रहा है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका जो है वो आ रहा है आपका जाइगोटीन में, कहाँ आ रहा है, जाइगोटीन स्टेज में आ रहा है। तो जोड़ी बन गई यहाँ पे, एंड कोई भी जोड़ी बनती है तो उसका नाम होता है फ्रेंडशिप, या फिर ब्रदर सिस्टर्स, कजन्स, है ना, और हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पे जो जोड़ी बनी है इसका क्या नाम है, साइनेप्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, साइनेप्सिस। तो यहाँ पे साइनेप्सिस हो गई। तो साइनेप्सिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइनेप्सिस कौन करा रहा है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। आई होप कि याद रहेगा अब आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोलते हैं बच्चे, बाईवेलेंट, ठीक है, दो दो क्रोमोजोम एक साथ आके जुड़ गए, इसको क्या बोल रहे हैं, बाईवेलेंट। दो क्रोमोजोम आके एक साथ जुड़ गए, इसको क्या बोल रहे हैं, बाईवेलेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बाईवेलेंट बोल रहे हैं। एंड चूंकि इनके चार, इनके जो है ना बाईवेलेंट बोल रहे हैं, और ये चार आर्म एक साथ जुड़े हैं, तो क्या बोल रहे हैं, टेट्राड, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेट्राड भी बोलते हैं। बाईवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, बाईवेलेंट मतलब कि दो क्रोमोजोम जुड़े हैं, ठीक है, दो क्रोमोजोम जुड़ गए हैं, या फिर दो नन सिस्टर क्रोमैटिड जुड़ गए हैं। ये गर्ल का क्रोमैटिड है, ठीक है, और इधर क्या है, बॉय का क्रोमैटिड है, इधर क्या है, बॉय का क्रोमैटिड है। तो ये जुड़ गए हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बाईवेलेंट बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, बाईवेलेंट बोल रहे हैं। और चूंकि इसमें चार हैं इस तरह से हम तो क्या बोल रहे हैं, टेट्राड बोल रहे हैं। अब फिर क्या हो गया, मिल गए, जुड़ गए, सब कुछ हो गई, ठीक है, बातचीत हो गई, सबने मिला दिया। अब इनके बीच आदान प्रदान होगा, चीज़ों का लेन देन होगा। बहुत तुम मुझे नोट्स दे दो, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, तुम जिस कोचिंग में पढ़ती हो वहाँ के नोट्स ला कर दो, ठीक है, और लड़की बोलेगी तुम मुझे नोट्स ला करके दो, और फिर दोनों जो है एक दूसरे को लंच शेयर कर रहे हैं, मतलब, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो लोगों की शादी होने वाली है, अभी वो क्या कर रहे हैं, जयमाल कर रहे हैं, अंगूठी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, पैकेटीन में, मतलब बिल्कुल पैक हो गए। अब जो क्रोमोजोम है बच्चे, अब जो क्रोमोजोम है ना, जो दो क्रोमोजोम है, ये इस तरह से मिल करके नोड्यूल बनाते हैं, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे नोड्यूल बनाते हैं। ये गर्ल का क्रोमोजोम है, ये मान लीजिए बॉय वाला दूसरा, ठीक है, मदर का और फादर का। अब ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से जुड़ गए, इस तरह से जुड़ गए, और ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पे नोड्यूल बना रहे हैं। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। बिल्कुल पैक हो गए, ठीक है, क्या बना रहे हैं, नोड्यूल बना रहे हैं। और ये नोड्यूल भी अपने आप थोड़ी बन जाएंगे, एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से नोड्यूल बना रहे हैं। अब देखिए, इतना लेन देन जहाँ होता है तो प्यार भी बढ़ता है। तो यहाँ इनके बीच में देखो, आप देख सकते हो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कितना बढ़ गया, इतना। पहले साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इतना ही था, अब प्यार बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इतना बढ़ गया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कर लिया, मटेरियल एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, तुम्हारा कुछ मेरे पास है, सब कुछ एक्सचेंज कर लिया। नीले वाले के पास कुछ ब्लू वाले पार्ट आ गए, ब्लू वाले के पास कुछ रेड वाले के पास कुछ ब्लू वाले के पार्ट आ गए, ब्लू वाले के पास कुछ रेड वाले के पार्ट आ गए, ठीक है। तो जब हम किसी के साथ रहते हैं तो उसका कुछ कैरेक्टर हम में आने लगता है, ठीक है, हमारा कुछ कैरेक्टर उसमें जाने लगता है। तो ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर हुआ, कुछ कैरेक्टर जाने लगे। अब इसी की वजह से क्या होता है बच्चे, हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं, क्योंकि जो मदर का क्रोमोजोम था और जो फादर का क्रोमोजोम था, मान लीजिए ये एक्स वाला क्रोमोजोम है और ये वाई वाला क्रोमोजोम है, तो वाई क्रोमोजोम में कुछ एक्स के कैरेक्टर हो सकते हैं और एक्स वाले में कुछ वाई के कैरेक्टर, ठीक है, इस तरह से। फिर है डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, अब
प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं रहता ना, तो डिप्लोटीन में समझ में आएगा ये एक दूसरे के ऊपर डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर तानाशाह हो रहे हैं, और इनके बीच में ना कुछ गलत फहमियाँ भी आ गई। अच्छा, तुमने मुझे पूरा नोट्स नहीं दिया था, तुमने अपना नोट्स मतलब मेरा नोट्स तो ले लिया, तुमने मुझे अपना नोट्स पूरा नहीं दिया था, ठीक है। तो अब इनके बीच क्या आ गया, एक्स स्ट्रक्चर बन गया। एक्स स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, काइज़माटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, काइज़माटा बोलते हैं। और जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा था, वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी कम होने लगा, ठीक है। अब इनके बीच क्या आ गई, गलत फहमी आ गई अब इनके बीच। अब फिर क्या होगा, डाइकेनेसिस में एक दूसरे को बोल रहे चल दूर हट, हाँ दूर हट, अब तुमसे क्या मतलब, अब तो मेरा नीट भी क्रैक हो गया, अब तो मेरे रास्ते अलग, तेरे रास्ते अलग। अब इनके बीच हो गया क्या, तलाक, ठीक है। तो अब इनके बीच में जो गलत फहमी भी बची थी, अब उसकी भी गुंजाइश नहीं है, अब वो भी टर्मिनलाइजेशन में चला गया। जो काइज़माटा था, जो गलत फहमी थी, ठीक है, वो भी अब कहाँ जा रही है, टर्मिनलाइजेशन में। अब उससे भी मतलब नहीं कि गलतफहमी है तो है ना, है तो है, पहले तो सुधारने की भी कोशिश कर रहे थे, अब तो है, अब कोई मतलब नहीं है, अब बिल्कुल अलग हो गए, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जब इतनी बात बढ़ गई तो पेरेंट आना शुरू, अब जो है ना, अब जब इतनी बात हो गई तो अब यहीं पे बच्चे, यही वो स्टेज है डाइकेनेसिस, जहाँ पे प्रोफेस का जितना भी काम हो रहा था ना माइटोसिस में, वो यहीं से शुरू होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होंगे, ठीक है। अभी तक तो पेरेंट वगैरह सब थे यहाँ पे, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, सारे ऑर्गेनेलीज डिसअपियर होंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, क्योंकि मेन कहानी अब किनके बीच घूमेगी, वो जो अलग हुए हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो बने थे, वो जो अलग हुए हैं, उनके बीच में कहानी घूमेगी, ठीक है। तो अब ये अलग होने से पहले पार्टी करेंगे, ठीक है, अब ये अलग होने से पहले पार्टी करेंगे, कौन सी पार्टी, ब्रेकअप पार्टी, ठीक। तो प्रोफेज में हमने क्या देखा बच्चे, टिपिकली लॉन्गर पीरियड है, बहुत समय भी लग गया समझाने में, हाँ, टिपिकली लॉन्गर पीरियड है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है देन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेज ऑफ मियोसिस, हाउ, ठीक है, बहुत सारे लाइन दिए हुए होंगे आपके। तो यहाँ पे लेप्टोटीन है, बुके स्टेज बनता है, जाइगोटीन है, साइनेप्सिस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, पैकेटीन है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है आपका, डिप्लोटीन में काइज़माटा बन रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, डाइकेनेसिस में सारे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब क्या हो रहे हैं, अब मतलब डिसअपियर होना शुरू हो गए, एंड जो आपका टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइज़माटा शुरू हो गया। देखो, जो मैंने बुके स्टेज बोला था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सारे के सारे टेलोमियर्स हैं, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो टीलोमियर्स है, सारे के सारे टीलोमियर एक जगह आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बुके हो, ठीक है। तो लेप्टोटीन स्टेज बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है यहाँ पे थ्रू आउट द लेप्टोटीन, पूरे लेप्टोटीन स्टेज में कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होते रहता है, तैयारियां चलती रहती हैं, ठीक है। फिर जाइगोटीन होता है, तैयार हो गए, तैयार होने के बाद ये क्या कर रहे हैं, साइनेप्सिस बना रहे हैं, ड्यूरिंग दिस स्टेज स्टार्ट पेयरिंग, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, तैयार हो गए, अब जाइगोटीन में ये पेयरिंग कर रहे हैं, जाइगोटीन में क्या, जोड़ी बना रहे हैं, लिखा था मैंने, जाइगोटीन में क्या कर रहे हैं, जोड़ी बना रहे हैं, और फिर जोड़ी बना के क्या कर रहे हैं, साइनेप्सिस कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशन बना रहे हैं। सच पेयर क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्पेंड, हाँ, किसकी वजह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग बनती है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से बनती है। एंड ये जो पेयरिंग बन गई तो फिर क्या बन रहा है बच्चे, बाइवेलेंट बनता है और टेट्राड दिखता है हमको। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल इन, ये जो बाइवेलेंट टेट्राड आप जाइगोटीन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये मोर क्लियरली विजिबल होता है कहाँ पे बच्चे, पैकीटीन में होता है। देखिए कैसे घुमा रहा है एनसीईआरटी आपको। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय साइनेप्स्ड होमोलोगस इज कॉल्ड, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको हम बाइवेलेंट टेट्राड बोलते हैं, लेकिन ये विजिबल किस में होता है, आपका पैकेटीन में होता है। और पैकेटीन, ठीक है, द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड। जो फर्स्ट टू स्टेज है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ये बहुत ही शॉर्ट स्टेज है पैकेटीन से, पैकेटीन थोड़ा लॉन्ग स्टेज है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन शॉर्ट है, देन द पैकेटीन थोड़ा लॉन्ग आपका स्टेज है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है,
सारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, यहाँ भी, यहाँ एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ये ज़्यादा लंबा स्टेज है। जोड़ी बनाने में टाइम नहीं लगती, निभाने में टाइम लगती है ना। तो यहाँ पे पैकेटीन में ये लंबा समय लग रहा है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। यहाँ पे अच्छे से टेट्राड दिखते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज। जो 4 क्रोमैटिड हैं, ठीक है, जो 4 क्रोमैटिड बन गए आपके, ठीक है, ओके। यहाँ जो 4 क्रोमैटिड बन गए, 1 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, 3 और ये 4, ये जो 4 क्रोमैटिड बन गए, ओके, द 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट, ये क्या है आपका बाइवेलेंट है। ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट, अब ये डिस्टिंक्ट हो गए एंड क्लियरली अपीयर्ड एज टेट्राड, ठीक है, अच्छे से ये दिख रहे हैं। अब पहले बिल्कुल इस तरह से थे, अब ये बिल्कुल अच्छे से दिख रहे हैं, क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है बच्चे, ये मैंने आपको दिखाया ही है कि ये क्या बनाते हैं, आगे चल के ऐसे नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की वजह से होता है। और किसके बीच में बनेगा, सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में नहीं बनेगा, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में बनेगा, ठीक है। किसके बीच में बनेगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कौन है बच्चे, कौन है, ये और ये क्या है, नन सिस्टर क्रोमैटिड है, नन सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ठीक है, नन सिस्टर क्रोमैटिड हैं। और इन दोनों की बात लें तो ये क्या हो जाते हैं, सिस्टर। एक ही सेंट्रोमियर जहां पे है वो, उसके 2 आर्म क्या हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, ये भी आपको याद रखना है। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर, जहां वो साइट जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये नोड्यूल बना लिया। अब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। ब्लू, रेड वाले के पास कुछ ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा और ब्लू वाले के पास कुछ रेड वाला पार्ट आ जाएगा, इस तरह से। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही रिकॉम्बिनेशन आते हैं। हम बिल्कुल पेरेंट की तरह, अगर आप में एक ही पेरेंट के जो क्रोमोसोम आए हैं तो हम फिर भी पूरी की पूरी तरह उनके जैसे नहीं दिखते हैं। यहाँ कोई सूर्यवंशम मूवी नहीं बन रही है कि हम बिल्कुल अमिताभ बच्चन का बेटा बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह ही दिखेगा, थोड़े से अलग जरूर होते हैं हम, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज अकम्पेन्ड बाय द एंड ऑफ पैकीटीन। फिर है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में भाई सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो भी चीजें आई थी सब कुछ खत्म हो गई, ओके। एंड जो बाइवेलेंट है सेपरेट हो गए। द एग शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द काइजमाटा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि डिप्लोटीन वो स्टेज है जहाँ पे जो एग सेल होते हैं ना, उनको मंथ तक, ईयर तक, एक्चुअली ईयर्स तक ही लॉक करके रख दिया जाता है। डिप्लोटीन स्टेज में उनको रोक दिया जाता है टिल द प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी आती फिर उनको रिलीज किया जाता है कि ठीक है अब आप डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, अब आप आगे डिवाइड होकर के नेक्स्ट स्टेज बना सकते हैं अपना, ठीक है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte इस तरह से बना सकते हैं। ऐसा रिकॉल कर लेते हैं, बुके स्टेज कहाँ बन रहा था, लेप्टोटीन में, लेप्टोटीन में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बना था, पैकीटीन में। जैसे ही पैक होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम पैकीटीन में। इस तरह से जब आप लिख लेते हैं तो बहुत हेल्प मिलती है आपको, भूलेंगे नहीं कि कहाँ पे क्या हुआ था। क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुआ, पैकीटीन में, पैकीटीन में, ठीक है। पेयरिंग कहाँ हुई, जाइगोटीन में, जाइगोटीन में, ठीक है। साइनेप्सिस कहाँ बना, जाइगोटीन में, जाइगोटीन में। एग शेप स्ट्रक्चर कहाँ बना, कहाँ पे गलत फहमी आई, डिप्लोटीन में, जब वो डिप्लोमेटिक होने लगे, डिप्लोटीन में, ठीक है। फिर oocyte अरेस्ट कहाँ हुआ, डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन में। टेट्राड आपका कहाँ बन रहा है, पैकीटीन में, क्लियरली विजिबल हो रहा है, ठीक है। एंड बाइवेलेंट भी पैकीटीन में, पैकीटीन में। तो ये बच्चे आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ये आपको हेल्प करेगा, एक साथ लिखा हुआ है, बहुत हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डाइकेनेसिस आ जाता है। डाइकेनेसिस बिल्कुल कैसा है आपका, प्रोफेज जैसा, जैसे माइटोसिस में जो प्रोफेज हुआ वैसा ही आपका डाइकेनेसिस होता है, ठीक है।
तो प्रोफेज 1 में हमने क्या देखा, ये इन लोगों ने पेयरिंग कर ली, इस तरह से पेयरिंग कर ली, क्रोमोजोम 1 क्रोमोजोम 1 के साथ क्रोमोजोम 2 क्रोमोजोम के साथ पेयरिंग कर ली। हाँ, सब कुछ रेडी हो गया प्रोफेज 1 में, पेयरिंग वगैरह करके नोड्यूल वगैरह सब कुछ बन गया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया। अब क्या हो गया, अब ये प्रोफेज में जो जो चीज़ें होती हैं सारे ऑर्गेनेली अब डिसअपियर हो जाएंगे। अब पूरी स्पॉटलाइट किसके ऊपर बनेगी बच्चे, स्पॉटलाइट किसके ऊपर बनेगी, आपके क्रोमोजोम्स के ऊपर। तो सभी डिसअपियर हो गए, क्रोमोजोम आप किस में आ गए, साइटोप्लाज्म में आ गए, साइटोप्लाज्म में आ गए। अब होगा मिलन इनका, मेटाफेज में बच्चे अब ये मिलेंगे, मेटाफेज में अब ये मिलेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेटाफेज आपका जो माइटोसिस का होता है और मियोसिस का अलग अलग होता है। माइटोसिस में हमने क्या देखा कि ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में क्रोमोजोम 1 से लेकर क्रोमोजोम 46 तक सभी के सभी एक लाइन में आ जाते हैं, सभी के सभी मेटाफेजिक प्लेट में बीचों बीच आ जाते हैं। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट में यहाँ पे इस तरह से बीचों बीच आ जाते हैं। और यहाँ होता है आपका, यहाँ पे होते हैं कौन, सेंट्रोजोम्स होते हैं। और वो स्पिंडल फाइबर, एक क्रोमोजोम से 2 स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, एक क्रोमोजोम से 2 स्पिंडल फाइबर इस तरह से अटैच होता है। ओके, तो ये इस तरह से लगते हैं मेटाफेज किसके, माइटोसिस के। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ 46 क्रोमोजोम जाएंगे और इस तरफ 46 क्रोमोजोम जाएंगे। कैसे मैम, कैसे, ये जो क्रोमोजोम है बच्चे, ये जो क्रोमोजोम है मैंने बताया था कि ये आपका मेन कॉपी है, मान लो सेल साइकिल के नोट्स का मेन कॉपी, और ये है फोटो कॉपी। तो एक बच्चे को मेन कॉपी दे दी, ठीक है, और दूसरे बच्चे को फोटो कॉपी दे दी। तो आपने कितना, मतलब सेल ने कितना अच्छा दिमाग लगाया कि भाई सब कुछ मैं डबल कर सकता हूँ, लेकिन क्रोमोजोम जैसे डबल करूंगा तो भाई वो तो क्या हो जाएगा, सेल में डिसफंक्शन आ जाएंगी। तो वो क्या कर रहा है, उसकी फोटो कॉपी अटैच करके रख रहा है, एक स्टेपलर से ही अटैच करके रख लिया। और क्या किया, एक फोटो कॉपी एक को दे दिया, दूसरा जो है रियल कॉपी दूसरे को दे दिया। तो दोनों में लड़ाइयाँ भी नहीं हुई और 46 का 46 ही रह गया। ठीक है, दूसरी बुक खरीदने क्यों जाओगे, उसी में फोटो कॉपी करा के उसको स्टेबल कर दो। ठीक है, अब है आपका मियोसिस। मियोसिस में देखो, मियोसिस में क्या हो रहा है, सेल का साइज भी थोड़ा सा अलग है। देखो मियोसिस में ये जो आपके ये जो क्रोमोजोम्स हैं, ये जो क्रोमोजोम्स हैं मियोसिस में जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम 1 के साथ क्रोमोजोम 1 आएगा, मदर का और फादर का। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोजोम 23 के साथ क्रोमोजोम 23 आएगा, एक मदर का एक फादर का। मान लो क्रोमोजोम 18 है तो यहाँ पे क्रोमोजोम 18 आएगा, मदर का हो गया, एक फादर का हो गया। इधर पे क्या होगा, इधर पे क्या होगा, आपका सेंट्रोजोम होगा, इधर पे दोनों तरफ सेंट्रोजोम होगा। ये जो क्रोमोजोम है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोजोम्स आर इन साइटोप्लाज्म। अभी जो क्रोमोजोम प्रेजेंट है वो कहाँ है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ना कि न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका है, साइटोप्लाज्म में है, एट इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन पे हैं, या फिर इसको हम मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। तो ये जो कपल्स थे ना, ये जो कपल्स थे अब आए हैं गेट टुगेदर, ब्रेकअप पार्टी करने। ठीक है, ब्रेकअप पार्टी करने आए हैं और इनके भी पेरेंट आए हैं। लड़की वाले को इस तरफ से पकड़ रखा है, लड़के वाले को इस तरफ से, ऐसे समझो। ठीक है, तो एक क्रोमोजोम एक ही स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होगा, नहीं तो अगर वो एक क्रोमोजोम 2 स्पिंडल फाइबर से जुड़ेगा तो बहुत सारे क्रोमोजोम नहीं बन जाएंगे, 46 के डबल हो जाएंगे, तो एक ही से ऐसे अटैच होगा। तो एक तरफ समझो, मान लो कि मदर के सभी चले गए और एक तरफ फादर के सभी क्रोमोजोम चले गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ मदर के जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही पेयर नहीं बनाते, एक तरफ मदर का एक तरफ फादर, मदर फादर, इस तरह से जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आ गए और अब ये अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएंगे। और यहाँ पे ये बिल्कुल मेटाफेजिक प्लेट के बिल्कुल एक्सिस में नहीं होते, मेटाफेजिक प्लेट के अगल बगल होते हैं। ठीक है, अगल बगल होते हैं, यहाँ पे अगल बगल। तो ये क्या है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, यहाँ पे बीच में भाई मेटाफेजिक ये इक्वेटोरियल लाइन है, इसके जस्ट अगल बगल है। स्पिंडल फॉर्मेशन वगैरह होनी शुरू हो जाएगी, अटैच हो जाएंगे। ओके,
अब आपका आ गया एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा बच्चे, एनाफेज में यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा, सेंट्रोमियर का एनाफेज जो अब आपका होगा यहाँ पे एनाफेज, एनाफेज में अलग होंगे ये, एनाफेज में ये अलग होंगे, ठीक है। तो ये जो क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम 1 से लेके क्रोमोजोम 23, इधर क्रोमोजोम 1 से लेके क्रोमोजोम 23, उतने क्रोमोजोम तो बना नहीं सकते। यहाँ पे है आपका, यहाँ पे है सेंट्रोजोम, यहाँ पे है सेंट्रोजोम, और ये स्पिंडल फाइबर इनसे अटैच है, स्पिंडल फाइबर इनसे अटैच है। तो ये पोल्स की तरफ चले जाएंगे, पोल्स की तरफ चले जाएंगे। और याद रखना है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि एनाफेज जो है, एनाफेज 1 इज डिफरेंट फ्रॉम एनाफेज 2, या फिर एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम एनाफेज ऑफ माइटोसिस। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा क्रोमैटिड अलग नहीं हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था, क्रोमैटिड इस तरह से अलग हो रहे थे, है ना। और सेंट्रोमियर भी डिवाइड हुआ था, सेंट्रोमियर भी डिवाइड हुआ था। यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ तो अटैच ही है, अभी तक अटैचमेंट चल ही रही है। 23 इधर है, 23 इधर है, और आगे क्या होगा फिर टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होगा बच्चे, इसी में बता देती हूँ। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्या होगा, अब जब टीलोफेज आएगी तो इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, ठीक है। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। अब ये अलग अलग घर में चले गए, दोनों लड़का लड़की अलग अलग घर में चले गए। अब टीलोफेज में टेलीफोन में बातें करेंगे, एंड टेलीफोन में बातें करने के बाद फिर क्या होगा, फिर बिल्कुल अलग हो जाएंगे। हाँ, फिर आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, करियोकाइनेसिस तो हो गया, फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अब धीरे धीरे बिल्कुल भी और कोई मतलब नहीं रह गया, अब ये 2 सेल में बदल गए, 2 सेल में अलग अलग सेल में बदल गए। तो यहाँ पे कितने क्रोमोजोम हो गए, 23। यहाँ पे कितने क्रोमोजोम हो गए, 23 क्रोमोजोम, 23 क्रोमोजोम। यहाँ पे कितने हैं, 46 थे, ठीक है। यहाँ पे कितने थे, 46 थे। 23 इस तरफ एंड 23 इस तरफ, ओके। यहाँ पे भी कितने क्रोमोजोम थे, 46 थे। 23 इस तरफ और 23 इस तरफ, ठीक है। अब क्या होगा, फिर माइटोसिस वाली सेम स्टेज होगी बच्चे, सेम स्टेज होगी। अब मियोसिस 2 होगा, अब क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 में सेम आपका पी मैट होगा, ठीक है, पी मैट होगा। तो प्रोफेज में अभी 2 सेल है ना हमारे पास, 2 सेल हैं। यहाँ पे 23 क्रोमोजोम है, यहाँ पे 23 क्रोमोजोम है। अब ये क्रोमोजोम ऐसे तैयार नहीं रहते हैं क्योंकि बीच में इंटरकाइनेसिस आती है, तो बीच में जैसे ही डिवाइड हुए तो इंटरकाइनेसिस में ये जो 2 सेल्स थे वो बिल्कुल ऐसे ही क्रोमैटिन फाइबर्स जो है ना लूज हो जाती है ऐसे, हाँ, आइडेंटिटी लूज कर देती है। अब जाकर के ये प्रोफेज में फिर से तैयार होंगी, प्रोफेज वाला वही सारा का सारा स्टेज बनेगा। सभी घर वाले जो है वापस चले जाएंगे, सभी घर वाले वापस डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी हल्का रहता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी हल्का रहता है। तो इसलिए जो क्रोमोजोम है, अगर क्वेश्चन आता है कि क्रोमोजोम कहाँ पे साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो सिर्फ मेटाफेज एंड एनाफेज में, ठीक है। तो अब मेटाफेज में क्या होंगे, अगेन ये जो है क्रोमोजोम 1 से लेके क्रोमोजोम 23 तक कहाँ आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे। क्रोमोजोम 1 से लेकर क्रोमोजोम 23 तक इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे। और अब क्या होगा, अब बिल्कुल माइटोसिस की तरह होगा। ये सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम है। एक क्रोमोजोम से 2 स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे, एक क्रोमोजोम से 2 स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। इस तरह से एक क्रोमोजोम से 2 स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये सभी अलग अलग हो जाएंगी। जो सिस्टर क्रोमैटिड थी ये इस तरफ चली गई, यहाँ पे इस तरफ चली गई, 23 इधर, 23 इधर, 23 इधर, 23 इधर, ठीक है। बच्चे आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में हमने क्या किया, क्रोमोजोम का पेयरिंग कराया,
सिस 1 में पेयरिंग कराया, क्रोमोसोम 1 एंड क्रोमोसोम 2, एक मदर का था एक फादर का था, ठीक है। तो मियोसिस 1 में पूरे के पूरे क्रोमोसोम गए हैं, एक्चुअल कॉपी भी फोटोकॉपी भी, एक्चुअल कॉपी भी फोटोकॉपी भी। अब हम क्या कर रहे हैं, दो दो सेल डिवीजन का दो नोट्स रख के क्या करोगे, तो एक में एक्चुअल कॉपी दे देंगे और दूसरे में फोटोकॉपी दे देंगे। समझ में आ गया अब आपको, ठीक है। ये चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे भी आपका क्रोमोसोम 1 से लेकर क्रोमोसोम 23 तक, यहाँ भी क्रोमोसोम 1 से लेकर क्रोमोसोम 23 तक इधर आ गए, ठीक है। स्पिंडल फाइबर छोटा हो जाता है, स्पिंडल फाइबर छोटा हो जाता है, सेंट्रोमियर भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पहले केस में सेंट्रोमियर नहीं टूटे थे, सेंट्रोमियर एज इट इज थे सेंट्रोमियर, अब जो है सेंट्रोमियर टूट गए। यहाँ एनाफेज में ये बिल्कुल अब अलग अलग हो गए। टीलोफेज में करियोकाइनेसिस हो जाएगा, टीलोफेज में अब क्या हो जाएगा, करियोकाइनेसिस हो जाएगा, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगे। यहाँ पे भी इस सेल में भी क्या होगा, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, ओके। और जो क्रोमोसोम्स जो तैयार थे बिल्कुल, अब वो कैसे ऐसे, हाँ, क्रोमैटिन फाइबर की तरह आ जाएंगे, बिल्कुल अपोजिट ऑफ द प्रोफेज, और सारे के सारे ऑर्गेनेली वापस से आने शुरू हो जाएंगे। एंड देन फिर ये इनका हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको करियोकाइनेसिस दिख सके। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो गया। ओके, सो आई होप कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। Significance of meiosis. Meiosis is the mechanism by which conversion of a specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism. ये किस में हेल्प करता है बच्चे, गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर मियोसिस नहीं होता, सिर्फ माइटोसिस होता तो भाई मॉन्स्टर पैदा होते ना, हाँ, 10 सिर वाले, 15 सिर वाले, बहुत सारे हाथ वाले, या फिर टेढ़े मेढ़े, सिर नीचे पैर ऊपर, वैसे मॉन्स्टर पैदा होते। क्योंकि अगर एक सिंगल क्रोमोसोम भी इधर उधर हो जाता, बच्चे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो जाते हैं, फिर आपका टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, सुपर मेल सुपर फीमेल ऐसे बन जाते हैं। तो जब इतना कुछ, अगर बहुत सारे, अगर आपके क्रोमोसोम आ जाते, बहुत सारे मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम एक इसमें आ जाते, या फिर 46 का डबल हो जाता, तो बहुत दिक्कत होती आपकी इसमें ह्यूमन जनरेशन को आगे सरवाइव करने में। क्योंकि स्पर्म के पास 23 होता है और आपके एग के पास 23 क्रोमोसोम होता है, तो फ्यूज करने के बाद बच्चे ये 46 बनाते हैं, जो कि जरूरी है डिवीजन के लिए और एक अच्छा प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अदरवाइज अगर इसमें मान लीजिए 46 होता और इसमें भी 46 होता, और जब ये मिलते तो क्या बनता, मॉन्स्टर बनता है ना। तो फिर क्या बनता बच्चे, मॉन्स्टर बनता। ओके, तो ये लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए भी हेल्पफुल है। इवन दो द प्रोसेस पर एज द रिजल्ट ऑफ रिडक्शनल क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, इट इज ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, और इसकी वजह से बच्चे वेरिएशन आते हैं, इवोल्यूशन आता है, हर जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्रॉसिंग ओवर वगैरह जो हो रही है, इसकी वजह से हम बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट की कॉपी नहीं होते हैं। यहाँ कोई सूर्यवंशम मूवी नहीं चल रही है, ठीक है। तो वेरिएशन होता है और फिर इवोल्यूशन आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस एंड मियोसिस। और जब भी कोई दो प्रोसेस इस तरह का होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि माइटोसिस में क्या हुआ, मियोसिस में क्या हुआ, अगर स्टिल कन्फ्यूजन है तो आप उसके बाद इसका डिफरेंस बिटवीन ज़रूर पढ़ेंगे, तो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए अब, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल में अच्छे से बच्चे इसको पढ़ लिया है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। और इस सेशन को पढ़ लेने के बाद आप क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चंस मैंने बताए हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।